सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी मेंटोर और आपकी एजुकेटर सीएस मेहंदी तोशनेवाल एंड वेलकम करती हूं आप सभी का कंपनी लॉ की क्लास में। गुड आफ्टरनून आयुषी, स्वाति, गौरव। गुड आफ्टरनून बच्चा लोग। चैप्टर रिवाइज कर कर आए हो ना। अच्छा, क्या मैं परफेक्टली ऑडिबल हूँ? राधे राधे। गुड आफ्टरनून गौरव, प्रशांत, गौरा, कामिनी, लक्ष्य, आर्यन। वॉइस नहीं है परफेक्ट? जस्ट गिव मी अ मिनट। वॉइस में कुछ इश्यू आ रहा है क्या? अच्छा रुको। ओके, इज इट फाइन नाउ? ओके, थैंक यू। अच्छा, अभी सही है। ऑल्सो मैंने बोला है आईटी पर्सन को, स्टूडियो पर्सन को, वो परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो। अच्छा, रिवाइज किया है हम लोगों ने। निशा, प्रशांत, कामिनी, गरिमा, क्या रिवाइज किया है आप लोगों ने? आज हमारा चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने कंपनी पढ़ा, कंपनी के ढेरों सारे फीचर्स देखे और फीचर्स के साथ साथ हमने केस लॉ भी देखा था कि ये फीचर कौन से केस के बारे में बात करता है, राइट। तो एक बार रिकैप कर लेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा। वी हैव सीन द लीगल स्टेटस ऑफ रजिस्टर्ड कंपनीज, कंपनी के फीचर्स देखे थे, कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। अच्छा, कौन सा केस लॉ याद आया था कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी से? वी हैव सीन 2 केस लॉज। पहला वाला क्या था? सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड। एंड दूसरा वाला हमने देखा था ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड, जहां पर बताया था कंपनी अलग है और कंपनी के मेंबर्स अलग है। हमने ढेरों सारे फीचर्स देखे जिसमें पता चला कि शेयर्स मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हो। कंपनी में मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, कंपनी की प्रॉपर्टी सिर्फ कंपनी की है, मेंबर की वो प्रॉपर्टी नहीं होती है। अच्छा, वी हैव सीन एक्सेप्शंस टू द प्रिंसिपल्स ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी। क्या क्या एक्सेप्शंस थे? यू हैव टू राइट, यू हैव टू रिवाइज, ठीक है। क्या क्या एक्सेप्शंस थे हमारे लिमिटेड लाइबिलिटी के? सबसे पहला एक्सेप्शन क्या था? अगर आपने कंपनी को फ्रॉड्यूलेंट पर्पस के लिए बनाया है, आपका मोटिव ही सही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? आप पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी लगा देंगे। आपकी कंपनी कैसी है? अनलिमिटेड कंपनी है। या फिर आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया है लेकिन आपका इरादा सही नहीं था, आपका इरादा था डिफ्रॉड करने का एप्लीकेंट्स को। आपने लोगों से डिपॉजिट लिया है बट यू हैव डिफॉल्टेड इन द रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, या इंटरेस्ट रीपेमेंट में आपने डिफॉल्ट किया है, तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी आ जाएगी हमारी। अच्छा, हम कंपनी को वाइंड अप करें और उस टाइम पता चलता है आपने कंपनी का जो फॉर्म किया था वो सही से फॉर्म नहीं किया था, आपका इंटेंशन वहां पर सही नहीं था। आफ्टर दैट हमने एक इन्वेस्टिगेशन वाला देखा था। इंस्पेक्टर रिपोर्ट बनाता है और इंस्पेक्टर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पता चलता है कि कंपनी में फ्रॉड हुआ था, तो उस केस में डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स, की मैनेजरियल पर्सनल, वो सभी लाइबल माने जाएंगे। अगर उन्होंने कैश, असेट या प्रॉपर्टी लिया, कैप लिया है, तो उस केस में क्या होगा? उन्हें डिसगॉर्जमेंट यहाँ पर करना पड़ेगा। सेक्शन कौन सा देखा था हमने? 224। एकदम परफेक्ट प्रियांशी, ऑसम, ग्रेट। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा था कंपनीज का। कंपनीज का क्लासिफिकेशन कैसे याद किया था, कैसे देखा था? हमने देखा स्टैट्यूटरी कंपनीज क्या होती है, रजिस्टर्ड कंपनीज क्या होती है। स्टैट्यूटरी कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो किसी स्पेशल एक्ट के अंदर बनी है। रजिस्टर्ड कंपनी मतलब कहाँ पर रजिस्टर्ड हुई? कंपनीज एक्ट 2000 या प्रीवियस कंपनी लॉ में। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था? 3 तरह की कंपनी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स देखी थी, जहाँ पे मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी देखी थी, जहाँ पर जब कंपनी वाइंड अप हो रही है, मेंबर्स ने जितना गारंटी दिया है उतना पैसा देना है उनको। एंड लास्ट हमने देखी अनलिमिटेड कंपनी, वहां पर वी हैव सीन मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड यहाँ पर होती है।
अच्छा, एक पॉइंट बच्चा बोल रहा है कि मैम इस लिमिटेड लाइबिलिटी का एक्सेप्शन था कि जहां पर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स थे, अगर वो कम हो जाते हैं, अगर वो रिड्यूस हो जाते हैं एंड 6 महीने तक भी कोई और मेंबर यहाँ पर नहीं आता है, सो आफ्टर 6 मंथ्स वो सारे के सारे मेंबर्स पर्सनली लाइबल है। एकदम परफेक्ट गरिमा, एकदम परफेक्ट बोला है। सो लेट्स सी, ये हमारा रिवाइज हो गया। आज हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू सी अबाउट प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, होल्डिंग पेरेंट कंपनी, सब्सिडरी कंपनी एंड एसोसिएट कंपनी, एंड हम देखने वाले डोरमेंट कंपनी के बारे में। अच्छा, तो जो बच्चे CSET क्लियर कर कर आए उनको ऐसा लगेगा कि दीदी हमारा तो रिवीजन हो रहा है। हाँ, तो कुछ इसी तरीके से आपको पढ़ना है कि आपका रिवीजन भी हो रहा है और कुछ नई नई चीजें आप एग्जीक्यूटिव में देखने वाले हो, क्योंकि EET से एक लेवल अबव है। सो शैल वी स्टार्ट? पक्का से स्टार्ट कर दे? चलो, आपने बोला और हमने किया है स्टार्ट। सबसे पहला हम पढ़ने वाले प्राइवेट कंपनी के बारे में। आखिरकार प्राइवेट कंपनी होती क्या है? तो मैंने आपको EET में भी सिखाया था कि जब भी प्राइवेट कंपनी आएगा आपके दिमाग में 3 लेटर्स आने चाहिए, विच इज LPR। ठीक है, क्या आने चाहिए? LPR हमारे दिमाग में आने चाहिए। अच्छा, उससे रिलेटेड क्या है, उससे पहले समझो कि कंपनीज एक्ट 2013 में प्राइवेट कंपनी को कहाँ डिफाइन कर रखा है, कौन सा सेक्शन बात करता है प्राइवेट कंपनी के बारे में। सो सेक्शन 2 क्लॉज 68, मैंने आपको शुरुआती में बताया था कि जो भी डेफिनेशंस होती है उनका सेक्शन क्या होता है, सेक्शन 2। तो यहाँ पर हमारा प्राइवेट कंपनी के डेफिनेशन का सेक्शन क्या है, सेक्शन 2, और क्लॉज 68 बात करता है यहाँ पर प्राइवेट कंपनी के बारे में कि प्राइवेट कंपनी क्या। सो प्राइवेट कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिसकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल प्रिस्क्राइब कर रखी है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जब आप डेफिनेशन पढ़ोगे इसमें लिख रखा है मीन्स अ कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड विच बाय इट्स आर्टिकल्स। जिसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल जो प्रिस्क्राइब कर रखा होगा वो होगा। दीदी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल मतलब क्या? कितने पैसे होने चाहिए, कितना शेयर कैपिटल होना चाहिए, तभी आप प्राइवेट कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। जहां पर भी आप पढ़ोगे ना एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, इसका मतलब ये सारी बातें लिखी हुई है रूल्स में, बच्चों को पता ही नहीं होता इसका मतलब है क्या। एंड बिलीव मी, आप इन चीजों में एक्स्ट्रा चलोगे आपके बाकी बैच से, ठीक है, बाकी बैचमेट से आप एक्स्ट्रा चलने वाले हो। एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड मतलब क्या हो गया, हमारे रूल्स में लिखा हुआ है ये चीज, ठीक है। लेकिन अभी तक मैं आपको बता दूं एज ऑफ नाउ कोई भी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल प्रिस्क्राइब नहीं कर रखा है। और क्या बोला, विच बाय इट्स आर्टिकल्स, और उसके आर्टिकल्स में ये 3 चीजें होनी जरूरी है। अगर प्राइवेट कंपनी है तो ये 3 चीजें आर्टिकल्स में होनी चाहिए। क्या है? लिमिटेशन, प्रोहिबिशन, रिस्ट्रिक्शन, जिसको मैंने बताया था LPR। अच्छा, L से देखते हैं सबसे पहले लिमिटेशन। लिमिटेशन किस पे लगाता है ये? प्राइवेट कंपनी है ना, तो मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं? 200, नॉट मोर देन 200। तो प्राइवेट कंपनी है तो बोलो मेरे संग, मैक्सिमम मेंबर्स कितने होंगे दीदी? 200 मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। P से ये बोलते हैं प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब ये काम तो तुम बिल्कुल नहीं कर सकते हो। अरे बिल्कुल नहीं मतलब बिल्कुल नहीं कर सकते हो। क्या नहीं कर सकती है प्राइवेट कंपनी? प्राइवेट कंपनी लोगों को इनवाइट नहीं कर सकती कि आओ आओ हमारी कंपनी के सिक्योरिटीज खरीदो, आओ हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदो। तो यहाँ पे प्रोहिबिशन है किस पे? टू इनवाइट टू द पब्लिक, टू गिव इनविटेशन टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज। आप इनवाइट ही नहीं कर सकते हो यहाँ पर। प्रोहिबिशन मतलब बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। आर से है हमारा रिस्ट्रिक्शन। अभी आर से रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन मतलब क्या? ये कर तो सकते हो लेकिन ये कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। मम्मा पापा बोलते हैं ना घूमने जा तो सकते हो लेकिन पहले CS एग्जीक्यूटिव को एक बार में क्लियर करो। मतलब जाने के लिए मना नहीं कर रहे लेकिन CS एग्जीक्यूटिव को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन मतलब आप कर सकते हो पर कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी। तो प्राइवेट कंपनी में क्या रिस्ट्रिक्शन है? प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शन है शेयर्स को ट्रांसफर करने के लिए। प्राइवेट कंपनी में अगर आप शेयर्स ट्रांसफर करना चाहते हो तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। हो सकता है प्राइवेट कंपनी ये रेस्ट्रिक्शन लगा दे, पहले जो हमारी कंपनी के मेंबर्स है उनमें ट्रांसफर करो फिर आप किसी और को कर सकते हो। सो इट इज वैलिड। यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं हम शेयर्स ट्रांसफर करने पे। सो आई होप हमें ये 3 चीजें क्लियर हुई होगी कि हम क्या क्या यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल्स में 3 चीजें होगी। L से लिमिटेशन है, मैक्सिमम 200 मेंबर्स। P से प्रोहिबिशन है कि आप इनवाइट नहीं कर सकते हो पब्लिक को फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज। एंड I से रिस्ट्रिक्शन है ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। अच्छा, अभी हम इस पॉइंट को देखते हैं
आर से बोला गया है आर्टिकल्स में रिस्ट्रिक्ट करता है ये राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स। फिर बोला गया है यहाँ पर ये लिमिट करता है नंबर ऑफ मेंबर्स को, कितने मेंबर्स होने चाहिए, मैक्सिमम 200 होने चाहिए, लिमिट करता है यहाँ पर। लेकिन कुछ चीज़ का आपको ध्यान रखना है विच इज इंपॉर्टेंट, इसका मैं एक क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगी आपको एंड में। यहाँ पर बोल रखा है ये जो 200 की लिमिट आप काउंट करते हो कि प्राइवेट कंपनी में 200 मेंबर्स होने चाहिए, ध्यान से सुनना, उस 200 की लिमिट में आप कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज है उसको काउंट नहीं करोगे। कंपनी में जो एक्स एम्प्लॉयज है यानी कि पहले एम्प्लॉय थे अभी एम्प्लॉय नहीं है, हम उन्हें भी काउंट नहीं करेंगे। सो 200 की लिमिट में आप कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं, जो पर्सन्स हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ कंपनी, हम उनको काउंट नहीं करेंगे। और जो कंपनी के पास्ट एम्प्लॉयज थे या फिर एक्स एम्प्लॉयज, ठीक है, कैसा बोला गया, ऐसे पर्सन्स हु हैव बीन फॉर्मरली इन द एम्प्लॉयमेंट, फॉर्मरली मतलब पहले एम्प्लॉयमेंट में थे, जब वो एम्प्लॉयमेंट में थे तभी उन्होंने शेयर्स खरीद लिए थे, वो मेंबर्स बन गए थे, लेकिन अभी वो एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, अब वो चले गए हैं कंपनी छोड़ के। तो क्या मैं कह सकती हूँ वो आपकी कंपनी के पास्ट एम्प्लॉयज हो गए, एक्स एम्प्लॉयज हो गए, उन्हें भी आप 200 की लिमिट में काउंट नहीं करोगे। अच्छा मुझे बताओ, अगर एक कंपनी है जिसमें 224 मेंबर्स हैं, ठीक है, 224 मेंबर्स एक कंपनी में, ये जो 24 मेंबर्स है ना ये कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, तो क्या ये कंपनी प्राइवेट कंपनी का क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है क्या, क्या ये कंपनी प्राइवेट कंपनी का क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही, बस इतना बताओ। समझा ना, अ कंपनी हैव 224 मेंबर्स जिसमें से 24 जो लोग हैं वो कंपनी के एम्प्लॉयज ही हैं, तो क्या वो प्राइवेट कंपनी का क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है। अच्छा क्राइटेरिया देखने के लिए देखोगे लिमिटेशन मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखो तो 200 की लिमिट में हमने क्या देखा, हम कंपनी के एम्प्लॉयज को काउंट नहीं करते। अच्छा 24 तो कंपनी के एम्प्लॉयज ही हैं, सो 224 में से माइनस करो 24, कितना हो गया 200। यस यहाँ पर ये प्राइवेट कंपनी का क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है। क्या समझ में आया हमें, परफेक्ट है, इजी है ना ये चीज, इसमें समझने, देखो एक कंपनी है अगर उसमें 215 मेंबर्स हैं और आपके 17 जो मेंबर्स हैं वो कंपनी के एम्प्लॉयज ही हैं, तो क्या वो प्राइवेट कंपनी का क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है क्या, एक बार और बता दो मुझे, किसी भी बच्चे के मन में डाउट नहीं रहना चाहिए, है ना। सो आपको मैक्सिमम लिमिट देखनी कि 200 की हो रही है हमारी, यस ये फुलफिल कर रहे हैं क्योंकि ये जो एम्प्लॉयज है इट विल नॉट बी काउंटेड, ये एम्प्लॉयज को हम काउंट नहीं करने वाले हैं, ठीक है, क्या ये डन है, परफेक्ट है, अभी कोई डाउट नहीं है। अभी और ध्यान से समझना, हमने देखा था हम इधर कम लिमिट जब भी काउंट करेंगे 200 की, हम एम्प्लॉयज को काउंट नहीं करेंगे और एक्स एम्प्लॉयज को काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना, ये जो एक्स एम्प्लॉयज है, एक्स एम्प्लॉयज का मतलब क्या हुआ, पास्ट एम्प्लॉयज का मतलब क्या हुआ है, ये पहले तो आपकी कंपनी में एम्प्लॉय थे अब आपकी कंपनी में एम्प्लॉय नहीं है। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है, पहले एम्प्लॉय थे अब एम्प्लॉय नहीं है। तो यहाँ पर जब वो एम्प्लॉय थे तब उन्होंने आपकी कंपनी का शेयर लिया हुआ होना चाहिए, जब वो एम्प्लॉय थे तभी उन्होंने आपकी कंपनी का शेयर लिया है और अब वो चले गए हैं, तो हम इसे 200 की लिमिट में काउंट नहीं करेंगे। ध्यान से सुनना, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, हम नाम लेते हैं पंखुड़ी, ठीक है, पंखुड़ी ने क्या किया है, पंखुड़ी यहाँ पर हमारी कंपनी होशियार प्राइवेट लिमिटेड की एम्प्लॉय थी और जब पंखुड़ी एम्प्लॉय थी तब पंखुड़ी ने 5 शेयर्स यहाँ पर लिए थे, ठीक है, अभी पंखुड़ी छोड़कर चली गई है, ओके पंखुड़ी छोड़कर चली गई। सेकंड एक और पर्सन है हमारी कंपनी की एम्प्लॉय प्रियांशी, प्रियांशी भी कंपनी की एम्प्लॉय थी पर जब वो एम्प्लॉय थी ना तब उसने कोई शेयर्स नहीं लिए, अब वो कंपनी छोड़कर चली गई है और कंपनी छोड़ने के बाद प्रियांशी ने लिए हैं 10 शेयर्स।
तो अभी मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, दिल और दिमाग यही लगा के सुनना है। व्हेन आई से द फर्स्ट वन, पंखुड़ी, पंखुड़ी आपकी कंपनी की एम्प्लॉय थी। जब एम्प्लॉय थी तब उसने शेयर्स लिए हैं, ठीक है। अगर आप एम्प्लॉय थे उस टाइम पे आपने शेयर्स लिए, उसके बाद आप कंपनी छोड़ के गए हो, तो ये 200 की लिमिट में काउंट नहीं होगी, ये इट विल नॉट बी काउंटेड। लेकिन अगर मैं प्रियांशी की बात करूं, तो प्रियांशी एम्प्लॉय थी तब उसने कोई शेयर्स नहीं लिए, उसने कंपनी छोड़ी, उसके बाद शी हैज टेकन द शेयर्स, तो यहाँ पे 200 की लिमिट में प्रियांशी को हम लोग काउंट करेंगे। क्या क्लियर हुआ है ये चीज? बिल्कुल परफेक्ट साधक, एकदम परफेक्ट आंसर दिया है। यस यस प्रियांशी, अगर एम्प्लॉयमेंट छोड़ने के बाद आपने शेयर्स लिए हैं तो फिर हम आपको काउंट करने वाले हैं। अच्छा, एक बार लैंग्वेज पढ़ेंगे आप सभी मेरे साथ। पढ़ो ये वाली लैंग्वेज, क्या बोला है, पर्सन्स हु हैविंग बीन फॉर्मरली इन द एम्प्लॉयमेंट, पहले आपकी कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में थे, ऑफ द कंपनी वर मेंबर्स ऑफ अ कंपनी, उस टाइम पे मेंबर्स थे जब वो एम्प्लॉयमेंट में थे, यानी कि जाहिर सी बात है शेयर्स लिए हैं उन्होंने, एंड हैव कंटिन्यू टू बी मेंबर, और वो मेंबर की तरह कंटिन्यू है आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट सीज्ड, एम्प्लॉयमेंट खत्म होने के बाद भी, दे शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नंबर ऑफ मेंबर्स, फिर उनको टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स में इंक्लूड नहीं करने वाले हैं। क्लियर है? पढ़ा इसको मेरे साथ, कोशिश करो, है ना, थोड़ा सा ट्राई करो समझने की। एक बार फिर से सुन लो, समझाती हूं मैं एक बार। ये आपकी प्राइवेट कंपनी है, हमें समझ आ गया कि 200 की लिमिट में प्राइवेट कंपनी में द एम्प्लॉयज एंड एक्स एम्प्लॉयज विल नॉट बी काउंटेड, ठीक है। एम्प्लॉयज का सॉर्टेड है, अगर आपकी कंपनी में एम्प्लॉयज है तो उसको हम 200 की लिमिट में काउंट नहीं करेंगे। ये पास्ट एम्प्लॉयज में क्या बोला है, जब वो पर्सन एम्प्लॉयमेंट में थे, जब एम्प्लॉयमेंट में थे तब शेयर्स लिए उन्होंने, जब एम्प्लॉयमेंट में थे तब शेयर्स लिए, एंड देन लीव द एम्प्लॉयमेंट, और फिर एम्प्लॉयमेंट छोड़कर चले गए, तो हमारे एक्स एम्प्लॉयज हो गए ये, पर फिर हम इन्हें काउंट नहीं करेंगे, दे विल नॉट बी काउंटेड इन 200 मेंबर्स। अच्छा, लेकिन ऐसा कोई मेंबर है एम्प्लॉयमेंट में है, आफ्टर लीविंग एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट छोड़ने के बाद उन्होंने क्या किया है, शेयर्स लिए हैं, आफ्टर लीविंग एम्प्लॉयमेंट टुक द शेयर्स, देन दे विल बी काउंटेड इन मेंबर, ये हमारा काउंट होगा, 200 की लिमिट में काउंट होगा। अभी क्लियर है हमें? डन है? ओके चलो, एक और पॉइंट क्या बोला है यहाँ पर, अगर कोई प्राइवेट कंपनी में ज्वाइंट शेयर होल्डर है, यानी कि दो लोगों ने साथ में मिलकर शेयर होल्ड कर रखा है, इन दैट केस हम उन्हें सिंगल ट्रीट करेंगे। सो 2 और मोर पर्सन ने अगर शेयर्स होल्ड कर रखा है कंपनी में ज्वाइंटली, तो ये काउंट करने के लिए 200 की लिमिट को काउंट करने के लिए वी विल कंसिडर इट एज 1, ठीक है। अगर दो लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल माही ने और श्लोक ने साथ में मिलकर शेयर होल्ड कर रखा है, तो जब भी आप 200 की लिमिट काउंट करोगे तो माही और श्लोक को हम एक ही कंसिडर करने वाले, दीज टू जॉइंट शेयर होल्डर शैल बी कंसिडर्ड एज 1 फॉर द पर्पज ऑफ काउंटिंग द मेंबर्स। क्या ये क्लियर है? माही एक बार आप पढ़ो खुद, क्या लिखा है आपने। मैम, एक पर्सन जो एम्प्लॉयमेंट में और शेयर लिए, तो अगर आप एम्प्लॉयमेंट में अगर आपने शेयर लिए तो आप एम्प्लॉयज हो, और एम्प्लॉय को तो हम 200 की लिमिट में काउंट करेंगे ही नहीं। हमने एग्जाम्पल सॉल्व किए है ना बेटा। अच्छा, प्रोहिबिट करता है इनविटेशन टू द पब्लिक, आप पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते हो आपकी कंपनी के सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करने के लिए। एम आई वेरी क्लियर? एक बार फटाफट से प्राइवेट कंपनी रिवाइज करते हैं। मुझे प्राइवेट कंपनी का सेक्शन लिखा हुआ चाहिए आपकी सेक्शन लिस्ट में। हर एक बच्चा जो है लेक्चर देख रहा है, आई वॉन्ट कि आप सेक्शंस लिखो। आप किस तरह के से सेक्शन लिखोगे आपको मैं बता चुकी हूँ पहले वाले लेक्चर्स में, इनिशियल लेक्चर्स में। फिर भी अगर कोई बच्चा ऐसा है जो पहली बार लेक्चर देख रहा है, यू हैव टू मेक अ सेक्शन लिस्ट, जहां पर आप एक पार्ट में सेक्शन लिखोगे और वो सेक्शन किस बारे में बात करता है। यहाँ पर जैसा सेक्शन 2 क्लॉज 68 है, तो लिस्ट के अंदर लिखो 2 क्लॉज 68 किसके बारे में बात करता है, डिफाइंस प्राइवेट कंपनी। यू हैव टू राइट इट नो मैटर व्हाट, आपको लिखना है और लिखना ही रहेगा, ठीक है।
ओके सो फटाफट सेक्शन 2 क्लॉज 68 बात करते हैं प्राइवेट कंपनी के बारे में। प्राइवेट कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड बाय विच बाय इट्स आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में 3 चीजें बताती, लिमिट करता है, लिमिट द मेंबर्स टू 200, लेकिन 200 की लिमिट में प्रेजेंट एम्प्लॉयज को काउंट नहीं करेंगे, एंड ऐसे पर्सन हु वर फॉर्मली इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ कंपनी एंड एट दैट टाइम दे हैव टेकन द शेयर्स ऑफ अ कंपनी, तो उन्हें भी हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने देखा पी से प्रोहिबिशन, प्रोहिबिट करता है टू इनवाइट द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ आर सिक्योरिटीज, एंड आर से रिस्ट्रिक्ट करता है टू ट्रांसफर द शेयर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। बेटा ये जो मैंने आपको प्रेजेंट एम्प्लॉयज बताया, ये जो मैंने आपको पास्ट एम्प्लॉयज बताया, वो आपके समझने के लिए बताया है, बट व्हेन यू हैव टू राइट द डेफिनेशन इन द एग्जाम तो आप पूरा लिखोगे पर्सन्स हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ कंपनी, पर्सन हु आर फॉर्मली इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ कंपनी, आप इस तरीके से लिखोगे। ठीक है, हम प्रेजेंट एम्प्लॉयज और पास्ट एम्प्लॉयज लिखकर नहीं आएंगे एग्जाम में। ओके, आई होप आई एम वेरी क्लियर। अभी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, बहुत ही सिमिलर सी चीजें आपको देखने को मिलेगी। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है यहाँ पर, पहला कैरेक्टरिस्टिक है इसमें मिनिमम 2 मेंबर्स होते, मैक्सिमम 200 मेंबर्स होते। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होगी कैरेक्टरिस्टिक में, आप इसके फीचर्स ही बता रहे हो, तो मिनिमम 2 मैक्सिमम 200। अच्छा एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्या ये जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स तो बोला गया है मैक्सिमम 200 ही करने हैं, जो शेयर होल्डर्स होते वही मेंबर्स भी होते, लेकिन क्या ये जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं वो भी 200 ही होंगे क्या, क्या उनकी लिमिट 200 से ज्यादा हो सकती है क्या, ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या डिबेंचर होल्डर्स की लिमिट 200 से ज्यादा हो सकती है क्या? दीदी डिबेंचर होल्डर कौन, डिबेंचर होल्डर्स मतलब क्रेडिटर्स। ठीक है, कंपनी उन्हें फिर से पैसा देगी, तो यस डिबेंचर होल्डर की लिमिट यहाँ पर 200 से ज्यादा हो सकती है, ये ध्यान रखना, डिबेंचर होल्डर की लिमिट 200 से ज्यादा हो सकती है, बट आपको कोई भी इन्विटेशन नहीं देना है पब्लिक को, क्योंकि इनविटेशन हम प्रोहिबिट करते हैं, लेकिन आपको पब्लिक को कोई इनविटेशन नहीं देना कि आओ आओ हमारी कंपनी के डिबेंचर्स को सब्सक्राइब करो, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। ठीक है, सेकंड फीचर क्या हमारा, लिमिटेड लाइबिलिटी है, हर एक मेंबर की, शेयर होल्डर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। थर्ड परपैचुअल सक्सेशन है यार, परपैचुअल सक्सेशन हमारी फेमस लाइन है, मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो बट द कंपनी विल गो ऑन फॉर एवर एंड एवर, तो परपैचुअल सक्सेशन है यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर बोला गया है इंडेक्स ऑफ मेंबर्स बनाने की जरूरत नहीं है। देखो बेटा इंडेक्स ऑफ मेंबर्स क्या होता है, कभी आपने कुछ बुक देखी होगी तो उसमें इनिशियल में इंडेक्स बना हुआ होता है कि ये चैप्टर इस पेज नंबर से इस पेज नंबर तक है, ये चैप्टर का पेज नंबर ये है। वैसे ही अगर प्राइवेट कंपनी है तो ये जो मेंबर्स की इंडेक्स आप बनाते हो कि ए से बी वाले मेंबर्स इस पेज पे है, फिर ये इस पेज पे, तो वो इंडेक्स ऑफ मेंबर्स बनाने की जरूरत नहीं है अगर आपकी कंपनी में 50 से कम मेंबर्स है। बट अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है 50 से ज्यादा मेंबर्स है तो आपको इंडेक्स ऑफ मेंबर्स बनाना रहेगा। तो यहाँ पर बोल रखा है ये जो इंडेक्स ऑफ मेंबर्स है वो आपको बनाने की जरूरत नहीं है अगर आपके नंबर ऑफ मेंबर्स कैसे हैं, लेस देन 50 है, 50 से कम है तो इंडेक्स ऑफ मेंबर्स बनाना नहीं है। अच्छा कौन मुझे बताएगा कि प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर्स कितने होते हैं, प्राइवेट कंपनी में कितने डायरेक्टर्स होते हैं, एक टेबल के फॉर्म में मैं आपको बता देती हूँ। हमने यहाँ पर कैसे देखेंगे, पब्लिक प्राइवेट ओपीसी, तो अगर मैं बात करूं मिनिमम डायरेक्टर्स की तो 3 2 1 ऐसे करके याद करेंगे, और मैक्सिमम की बात करूं तो सभी में मैक्सिमम कितने डायरेक्टर्स हो सकते हैं, यहाँ पर 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं। तो कैसे याद करोगे, 3 2 1, पब्लिक कंपनी मिनिमम 3 डायरेक्टर्स, प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2 डायरेक्टर्स है, ओपीसी है तो 1 है, और मैक्सिमम तो 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं। अच्छा फटाफट से मुझे बताओ प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर्स कितने हैं और मैक्सिमम कितने होंगे, टेल मी फास्ट। मिनिमम और मैक्सिमम मेंबर्स की बात कर रही हूं अभी मैं यहाँ पर। शेयर्स और सिक्योरिटीज में क्या डिफरेंस है बेटा, देखो समीक्षा सिक्योरिटीज में सब कुछ आ जाता है, शेयर्स स्टॉक्स डिबेंचर्स हर एक चीज आ जाएगी, बट शेयर्स में सिर्फ जब भी आप शेयर लोगे आपको ओनरशिप मिलता है, इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर तो आप ओनर कहलाओगे। ठीक है, वेरी गुड ऑसम। क्या डाउट है पार्थ आपका, परफेक्ट बच्चा लोग। अच्छा नेक्स्ट फीचर है हमारा पेड अप कैपिटल, यहाँ पर बताया गया है कि पेड अप कैपिटल कुछ है ही नहीं अभी एज ऑफ नाउ,
कितनी भी पेड अप कैपिटल हो, आपके पास जितने पैसे आप प्राइवेट कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। मैम 1,000 रुपये, 2,000, 10,000, 50,000, एज ऑफ नाउ कोई भी मिनिमम पेड अप कैपिटल प्रिस्क्राइब नहीं कर रखी, तो नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट अगर आप प्राइवेट कंपनी यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो तो। ठीक है। अच्छा, प्रोस्पेक्टस की बात करते हैं। सबसे पहले ये समझो प्रोस्पेक्टस मतलब क्या। तो प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट होता है, इस डॉक्यूमेंट के थ्रू आप पब्लिक को यहाँ पर इनवाइट करते हो, एक तरह का एडवर्टीजमेंट दे दो कि आओ आओ हमारी कंपनी की सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करो। ठीक है। तो यहाँ पर प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है? क्यों जरूरत नहीं है? थोड़ा लॉजिकली सोच के कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि why in there is a private company there is no need to issue prospectus? why? क्यों prospectus issue नहीं करना है? यस प्रियांशी, इशू तो नहीं करना, पर क्यों नहीं करना है? रीजन क्या है? यहाँ पे बोला prospectus is not required to issue, but why? क्या डाउट है मैम? नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करता है, किससे रिलेटेड पूछ रहे हो पालथी आप? यस परफेक्ट, प्रोहिबिशन है, क्योंकि हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर कि प्रोहिबिशन है, प्राइवेट कंपनी तो पब्लिक को इनवाइट ही नहीं कर सकती अपनी सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करने के लिए, तो प्रोहिबिशन है, इसलिए यहाँ पर प्रोस्पेक्टस इशू करने की कतई जरूरत नहीं है, हमें इन्विटेशन देना ही नहीं है। एकदम परफेक्ट, वेरी गुड। पब्लिक इज नॉट इन्वाइटेड टू सब्सक्राइब फॉर द शेयर्स ऑफ अ कंपनी। अच्छा, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, जैसे ही यहाँ पर कंपनी को मिल जाता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंपनी क्या कर सकती है? अपना बिजनेस यहाँ पर स्टार्ट कर सकती है। अच्छा, नेम में बोला गया है अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो आपका नाम में क्या होगा? एंड में प्राइवेट लिमिटेड होगा। अगर प्राइवेट कंपनी है तो नाम के एंड में ध्यान रखना आपका होना चाहिए यहाँ पर प्राइवेट लिमिटेड। क्या ये क्लियर है हमें, या यहाँ तक डन है? दैट इज इट अबाउट द कैरेक्टर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी, जहां पर हमने बहुत बेसिक सी चीजें देखी। ठीक है। प्राइवेट कंपनी में परपैचुअल सक्सेशन होता है, मेंबर्स की लिमिट कितनी होती है? 200 लिमिट होती है। प्राइवेट कंपनी में नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड आएगा, कंपनी बिजनेस स्टार्ट कर सकती है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद। इंडेक्स ऑफ मेंबर्स बनाने की जरूरत नहीं है अगर लेस देन 50 मेंबर्स है तो, राइट। प्रोस्पेक्टस आपको इशू नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे पब्लिक को आप इनवाइट नहीं करते हो। ओके बच्चा। गौरव, मैंने अभी तक कोई सेक्शन 3 पढ़ाया ही नहीं है आप लोगों को, सो प्लीज एक बार आप उस पर फोकस करिए जो पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है। तो अगर हम लोग साथ में चलेंगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आप सभी लोगों के लिए। ठीक है गौरव, एटलीस्ट जो पढ़ाया जा रहा है पहले उस पर क्लैरिटी ले लो थोड़ी सी। गौरव, मैं सब पढ़ाऊंगी, अभी नेम वाला रेलिवेंट ही नहीं है यहाँ पर, एक बार हमें बेसिक समझ लो, फिर यहाँ पर पढ़ाया जाएगा सेक्शन 3 किससे रिलेटेड है, कब नेम रिजर्व करवाना है आपको, कब क्या चीज होगी। ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड दैट इज रिलेवेंट फॉर यू एंड फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है। मैं हमेशा बच्चों को हर बैच में ये बोलती हूँ कि देयर इज अ सिमिलर गोल फॉर बोथ ऑफ अस, हम सभी का गोल सिमिलर है, हमारा भी और आपका भी। ठीक है। आपका भी गोल यही है कि मैम हमें क्लियर करना है एग्जीक्यूटिव ऑल इंडिया रैंक लानी, बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर करना है, हमारा भी गोल यही है। सो जब गोल यही है तो हमारा डायरेक्शन सिमिलर लेने वाला है, मैं आपको सब कुछ कराऊंगी दैट इज रेलिवेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन अभी तक प्लीज जो पढ़ाया जा रहा है एटलीस्ट आप उस पर अच्छे से फोकस करिए। कभी कभी हम और पढ़ने की चाह में ना जो पढ़ाया जा रहा है उस पर भी फोकस नहीं करते एंड देन वी रिग्रेट लेटर। ठीक है। समीक्षा, क्या पॉइंट लिखा था वहां पे? लेस देन 50 मेंबर्स है, सो लेस देन 50 है तो इंडेक्स नहीं बनाना है, जैसे 50 है या 50 से ज्यादा है तो आपको इंडेक्स बनाना रहेगा। ठीक है। साहिल, कुछ भी कॉपी में नोट नहीं करना है, सिर्फ मैं जो कॉपी में बता रही हूँ आपको या तो शॉर्ट नोट्स बना सकते हो बट सेक्शंस हमें लिखने रहेंगे। ठीक है। ओके गौरव, थैंक यू सो मच। अच्छा, नेक्स्ट हम जा रहे हैं हमारा पब्लिक कंपनी पे। अच्छा, पब्लिक कंपनी का यहाँ पे सेक्शन क्या है एक बार जरा देख लो। यहाँ पे पब्लिक कंपनी को डिफाइन कर रखा है सेक्शन 2 में, 2 तो बोलता है हमारा डेफिनेशन का, पब्लिक कंपनी का सेक्शन है सेक्शन 2 क्लॉज 71। क्या है यहाँ पर? सेक्शन 2 क्लॉज 71। कैसे याद करोगे? प्यारी सी चीज बताती हूँ यहाँ पर। अच्छा जरा बताना तो, पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर्स कितने चाहिए? किसी को याद है क्या पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने मेंबर्स होते हैं? क्या किसी को याद है?
मिनिमम मेंबर्स पब्लिक कंपनी में होते हैं 7 और मैक्सिमम तो कोई लिमिट ही नहीं है, इनफाइनाइट। तो यहाँ पर ऐसे याद करोगे आप कि पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए, इसलिए इधर क्या है 7 लोगों का साथ होना चाहिए। पब्लिक कंपनी में तो क्या है हमारा 2 क्लॉज 71, 2 क्लॉज 71, 2 क्लॉज 71 क्या है हमारा पब्लिक कंपनी का सेक्शन रहेगा। ठीक है, तो फटाफट से नोट डाउन करो, आपकी सेक्शन की लिस्ट में 2 क्लॉज 71 बात करता है पब्लिक कंपनी के बारे में। वेरी गुड, ऑसम। ठीक है, अच्छा पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन क्या बोलती है? पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी, पब्लिक कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, ठीक है, जिसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल प्रिस्क्राइब कर रखा है, एंड द सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी विल बी डीम्ड टू बी पब्लिक कंपनी। अगर पब्लिक कंपनी की कोई सब्सिडरी है तो उसे भी आप क्या मानोगे, उसे आप मानो या ना मानो, डीम्ड पब्लिक कंपनी यहाँ पर माना जाएगा। सो सब्सिडरी क्या होता है वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, लेकिन अभी के लिए इतना समझना कि पब्लिक कंपनी की कोई सब्सिडरी है तो उसे डीम्ड पब्लिक कंपनी माना जाता है। राइट है, यहाँ तक क्लियर है हमें? जैसे ही पब्लिक कंपनी आएगा आपको दिमाग में आना चाहिए पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन है 2 क्लॉज 71, ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल जो प्रिस्क्राइब कर रखा है, एंड सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी विल बी डीम्ड पब्लिक कंपनी, उसे आप डीम्ड पब्लिक कंपनी मानोगे। अच्छा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो यहाँ पर, पब्लिक कंपनी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं आप बता सकते हो। पब्लिक कंपनी है तो डायरेक्टर्स के बारे में, मिनिमम 3 डायरेक्टर्स चाहिए, मैक्सिमम 515 हो सकते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी होती है मेंबर्स की यहाँ पर, राइट। अच्छा नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं? अभी अभी सारे बच्चों ने आंसर दिया है कि आपको पब्लिक कंपनी स्टार्ट करनी है, कम से कम मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए और मैक्सिमम हमारे पास कोई लिमिट ही नहीं होती है यहाँ पर। शेयर्स क्या पब्लिक कंपनी में ट्रांसफरेबल होते हैं क्या? यस, यहाँ पर शेयर्स आर ट्रांसफरेबल इन पब्लिक कंपनी, आप फ्रीली शेयर्स को ट्रांसफर यहाँ पर कर सकते हो। लाइफ स्पैन मतलब यहाँ पर बात करेंगे ये बेसिकली परपेचुअल सक्सेशन की, ठीक है। लाइफ स्पैन किसके बारे में बता रहा है? परपेचुअल सक्सेशन, कोई भी आए कोई भी जाए कंपनी चलती रहेगी, यानी कि किसी की डेथ किसी की इंसॉल्वेंसी से कंपनी को फर्क पड़ता नहीं है। यहाँ पर फाइनेंशियल प्राइवेसी ये बेसिकली ये बोलता है कि पब्लिक कंपनी को लॉ रेगुलेट करता है तो इसीलिए उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिस्क्लोज करना पड़ता है, एनुअली बताना पड़ता है क्या प्रॉफिट हो रहा है क्या लॉस हो रहा है, तो एनुअली आपको डिस्क्लोज करना रहेगा। पीयूष आनंद जो डेफिनेशन सेक्शन में है बेटा वही क्लियर डेफिनेशन है, वो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन में बताई गई है, ठीक है पीयूष। तो ये सारे क्या है बेटा लोग कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पब्लिक कंपनी के बारे में। सो हमने प्राइवेट कंपनी देखा, हमने पब्लिक कंपनी देखा। आई होप ये तो आपको बड़ा बेसिक सा लग रहा होगा क्योंकि इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हो सकता है आपने पहले पढ़ी होगी या आपने अभी भी पहली बार भी पढ़ी, तो हैव कवर इन ऑल डिटेल ताकि आप इसे समझ पाओ। क्या यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर है? सो हम अब आगे जा सकते हैं हमारे डिफरेंस बिटवीन पे। ये क्वेश्चन आ चुका है आपका पास्ट ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, कि क्या डिफरेंस है प्राइवेट कंपनी में और आपकी पब्लिक कंपनी में। तो अगर हम हमारा थोड़ा सा दिमाग का यूज करें तो आप बता सकते हो कि क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो थोड़ा सा दिमाग लगाए जरा हम लोग, याद करो। मेंबर्स से स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले कि अच्छा मेंबर्स कितने होंगे। प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 मेंबर्स, ठीक है। अच्छा पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 7 मेंबर्स। सबसे पहला डिफरेंस तो हमें मिल गया मिनिमम मेंबर्स वाला। अच्छा फिर सेकंड हम मैक्सिमम मेंबर्स वाला डिफरेंस लगा सकते हो। अच्छा देखना कुछ नहीं है, बिना देखे कोशिश करो। मैक्सिमम कितने होंगे? अगर प्राइवेट कंपनी तो मैक्सिमम 200 और पब्लिक कंपनी है तो मैक्सिमम की कोई लिमिट ही नहीं। फिर आप डायरेक्टर्स वाला पॉइंट बोल सकते हो यहाँ पे, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 चाहिए, प्राइवेट में 2 चाहिए, ठीक है। फिर हम शेयर्स वाला पॉइंट बोल सकते हैं यहाँ पर कि पब्लिक कंपनी तो उनके शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है शेयर्स ट्रांसफर करने में। हम प्रोहिबिशन वाला पॉइंट भी बोल सकते हैं, प्राइवेट कंपनी में प्रोहिबिशन आप इन्वाइट नहीं कर सकते हो, पब्लिक कंपनी में आप यहाँ पर इन्वाइट कर सकते हो। क्या ये कुछ डिफरेंसेस हम बता सकते हैं? एक हम नेम से बता सकते हैं, समझो बच्चा, प्राइवेट कंपनी तो नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड आना चाहिए, लेकिन अगर पब्लिक कंपनी है तो नाम के एंड में क्या आएगा? लिमिटेड आएगा, ठीक है। एक डिफरेंस और हो गया। क्या ये क्लियर है? यहाँ तक खुद से बता सकते हो, ठीक है। देखा आपने, बिना देखे बिना
किसी चीज को देखे, किसी स्लाइड को देखे, आपने खुद से ही ये तीनों पॉइंट्स बता दिए हैं कि मिनिमम कितने मेंबर्स है, मैक्सिमम में डिफरेंस, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ये होता है लॉ को लॉजिकली पढ़ने का तरीका, ठीक है। अगर आपने लॉजिकली पढ़ लिया तो आप इसे आंसर कर पाओगे। हमने मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स वाला पॉइंट कवर कर दिया है। अच्छा, प्रोस्पेक्टस वाला पॉइंट भी हमने कवर किया था कि अगर प्राइवेट कंपनी है तो प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है, आपको इन्विटेशन नहीं देना है, लेकिन पब्लिक कंपनी में यहाँ पर जरूरत होती है। अच्छा, एक और पॉइंट है हमारा रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स से रिलेटेड। हालांकि ये जो डायरेक्टर्स वाले पॉइंट है वो हम पार्ट बी में बहुत डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस की बात हुई है तो हम यहाँ पर देख लेंगे कि प्राइवेट कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनका रिटायरमेंट बाय रोटेशन नहीं होता है, लेकिन अगर आपकी पब्लिक कंपनी के डायरेक्टर्स हैं तो उसमें बोला गया एटलीस्ट 2/3 डायरेक्टर्स का जो रिटायरमेंट होता है वो बाय रोटेशन होता है। अच्छा, रिटायरमेंट बाय रोटेशन क्या होता है मैम, क्या प्रोसेस रहता है, वो हम पार्ट बी जब हम डायरेक्टर्स पढ़ेंगे तब हम बहुत डिटेल में पूरा सेक्शन पढ़ेंगे। लेकिन बिकॉज यहाँ पे डिफरेंस की बात करी गई है, दैट इज वाई आपको पता होना चाहिए कि प्राइवेट कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनका रिटायरमेंट बाय रोटेशन नहीं होता है, बट पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर्स आर लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन। कितने डायरेक्टर्स, 2/3 ऑफ द डायरेक्टर्स का रिटायरमेंट बाय रोटेशन होगा। अच्छा, फिर यहाँ पर बोला गया है कोरम के बारे में, कोरम फॉर जनरल मीटिंग। अच्छा, अगर मैं आपको बताऊं व्हाट इज कोरम, सो कोरम का मतलब होता है यहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स तो आने चाहिए इतने। अच्छा, बचपन में याद है स्कूल में टेस्ट होते थे और अगर कोई टीचर अनाउंस करता था कि 2 दिन बाद टेस्ट होने वाले हैं तो बहुत से बच्चे आते ही नहीं थे, उस दिन एब्सेंट हो जाते थे अगर चैप्टर हार्ड होता था। तो मैम भी क्या बोलती थी कि ठीक है अभी तुम 4-5 बच्चे तो आए हो तो मैं क्या टेस्ट लूँ, तो टेस्ट पोस्टपोन्ड हो जाता था, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ 10 स्टूडेंट्स हैं तो टीचर टेस्ट नहीं लेती, वो पोस्टपोन्ड कर देते थे। तो वैसे ही यहाँ पर बोला गया अगर आपकी कंपनी में जनरल मीटिंग हो रही है तो बोला गया मिनिमम इतने मेंबर्स तो आने चाहिए तभी हम यहाँ पर जनरल मीटिंग करेंगे। 50 में से अगर आपकी क्लास में 40 मेंबर्स आए हैं तो मैम टेस्ट ले लेगी आपका, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर कोरम फॉर जनरल मीटिंग बोलता है कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स तो इतने होने चाहिए तभी हम यहाँ पर आपकी जनरल मीटिंग करेंगे। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड, इतने मेंबर्स तो होने ही चाहिए तभी हम यहाँ पर मीटिंग करेंगे। ये जनरल मीटिंग किसकी होती है, शेयर होल्डर्स की होती है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर बोला गया अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो कोरम बोली गई है 5 मेंबर्स लोग आने चाहिए, 5 मेंबर्स आने चाहिए अगर वहां पर मेंबर्स नॉट मोर देन 1000 है। अगर पब्लिक कंपनी में अप टू 1000 मेंबर्स हैं तो कितने यहाँ पर आने चाहिए, कम से कम 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अगर यहाँ पर आपकी कंपनी में मोर देन 1000 मेंबर्स है बट अप टू 5000 है तो उस केस में बोला गया 15 मेंबर्स कम से कम आपके आने चाहिए तभी हम मीटिंग करेंगे। और मोर देन 5000 मेंबर्स है अगर आपकी कंपनी में तो बोला गया 30 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए। हो सकता है आपको ये पॉइंट समझ नहीं आ रहा होगा कि मैम क्या चल रहा है, डो नॉट वरी, अभी इस पॉइंट पे इतना फोकस भी नहीं करना है। हम पूरा सेक्शन पढ़ने वाले कि आखिरकार कोरम होता क्या है, कितने लोग होते हैं। सो अगर आप अभी एक बार के लिए मेरे संग नॉर्मली भी समझ लोगे ऊपर ऊपर से, दैट इज ऑल्सो फाइन, ठीक है। तो बेसिकली क्या बोला गया है, आपकी पब्लिक कंपनी है तो कितनी कोरम होनी चाहिए, ऐसे याद कर सकते हो 5, 15, 30। मेरे संग बोलो 5, 15, 30। अगर आपकी पब्लिक कंपनी में 1000 तक मेंबर्स है तो 5 मेंबर्स आने चाहिए तभी हम मीटिंग करेंगे। मोर देन 1000 है बट 5000 तक है तो 15 मेंबर्स आने चाहिए। मोर देन 5000 है तो 30 मेंबर्स आने चाहिए। सो यहाँ पर हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं ना, पब्लिक कंपनी की कोरम ये बोलती है और प्राइवेट कंपनी में क्या बोलता है कि कम से कम 2 मेंबर्स आने चाहिए। तो प्राइवेट कंपनी में क्या बोलता है, मिनिमम 2 मेंबर्स यहाँ पर पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए। एम आई वेरी वेरी क्लियर क्या बच्चा लोग, क्या ये डन है क्या। अच्छा, एक बार जरा नजर डालो एडवांटेजेस ऑफ पब्लिक कंपनी पे, सिर्फ नॉर्मली रीड करना है, इस पॉइंट को बहुत ज्यादा स्पेसिफिकली नहीं देखना है। सो एक बार रीड इट आउट।
नॉर्मली इजी पीजी पॉइंट से जो हमने पढ़े, आप कैपिटल रेज कर सकते हो, पब्लिक कंपनी है तो लोगों से, पब्लिक से पैसा यहाँ पर रेज कर सकते हो प्रोस्पेक्टस इशू करके। आपकी कंपनी की प्रोफाइल बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और लोगों को कॉन्फिडेंस आता है। क्यों लोगों को कॉन्फिडेंस आता है? क्योंकि आप सब कुछ ट्रांसपेरेंट रखते हो, प्राइवेसी डिस्क्लोज होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पर डिस्क्लोज होते हैं। पब्लिक कंपनी है तो उसकी ग्रोथ की और एक्सपांशन की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती है, डाइवर्सिफिकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती है, और साथ ही साथ जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनका जो स्पेस है, वो बेस है, वो बढ़ता है। यहाँ पर शेयर होल्डर अलग अलग जगह के हो सकते हैं और बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। ठीक है, सो वाइडन करता है शेयर होल्डर बेस। एंड लास्टली ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स, हमारे शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल हैं। ये हमारे एडवांटेजेस थे पब्लिक कंपनी के। अच्छा देख लो डिसएडवांटेजेस क्या है पब्लिक कंपनी के। यहाँ पर बोला गया है लैक ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। क्यों लैक ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी है? क्योंकि हर एक चीज़ तो हमें डिस्क्लोज करनी है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट रखते हो तो यहाँ पे कुछ सीक्रेट नहीं रह पाता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी है। ओनरशिप एंड कंट्रोल इश्यूज। ओनरशिप एंड कंट्रोल इश्यूज मतलब क्या? ओनर कौन होगा? शेयर होल्डर। अगर तुमने रिलायंस का एक भी शेयर लिया, यू आर द ओनर, यू आर द शेयर होल्डर यहाँ पर, बट क्या तुम कंट्रोल कर पाओगे? नहीं बाबा, कंट्रोल कौन करेगा यहाँ पर? कंट्रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। तो ओनरशिप एंड कंट्रोल इश्यूज होते हैं। हायर लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी रिक्वायर्ड, जैसा मैंने बताया हर एक चीज़ आपको डिस्क्लोज करनी है, आपको फाइलिंग करनी होती है आरओसी के साथ। मोर वल्नरेबल टू टेक ओवर, मतलब आपकी पब्लिक कंपनी को कोई भी बड़ी कंपनी टेक ओवर कर सकती है, यानी कि उसे खरीद सकती है। तो पब्लिक कंपनी में ज़्यादा चांसेस होती है कि कोई बड़ी कंपनी, बड़ी मछली जैसे छोटी मछली को खा सकती है, वैसे ही यहाँ पर बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को टेक ओवर कर सकती है। एंड बिकॉज इट इज़ पब्लिक कंपनी, पब्लिक का पैसा लगा हुआ है यहाँ पर, तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत होता है, रेगुलेटर्स का भी यहाँ पर इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर वो स्क्रूटनी करते रहते हैं, वो आपकी कंपनी में चेक करते रहते हैं। दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ अ पब्लिक कंपनी। एक बार बोलेंगे मेरे साथ साथ कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। कॉन्फिडेंशियलिटी कम रहती है, ट्रांसपेरेंसी इश्यूज रहते हैं यहाँ पर, ओनरशिप और कंट्रोल इश्यूज होता है, गवर्नमेंट इंटरफेयर करता है, एंड टेक ओवर के चांसेस यहाँ पर ज्यादा हो जाते हैं। क्या ये क्लियर है? यस गौरव, कर सकते हैं। नहीं गौरव, वो प्रिविलेजेस एंड एग्जेम्पशंस करने की जरूरत नहीं है अभी प्राइवेट कंपनी में। ठीक है, जो रेलिवेंट है वो मैं करवा रही हूँ, डोंट वरी। अच्छा नेक्स्ट तरह की हम लोग कंपनी पढ़ लेते हैं, दैट इज स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी पढ़ो जरा। स्मॉल कंपनी के लिए क्या बोला गया है? स्मॉल कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो कि पब्लिक कंपनी नहीं है, साफ साफ बता दिया। स्मॉल कंपनी मतलब वो पब्लिक कंपनी तो कभी भी नहीं होगी। ठीक है, सो स्मॉल कंपनी के लिए क्या बोला है? मीन्स अ कंपनी अदर दैन अ पब्लिक कंपनी। सो मैं क्या कह सकती हूँ? स्मॉल कंपनी हमेशा प्राइवेट रहेगी क्या? क्या लगता है तुम्हें? स्मॉल कंपनी हमेशा प्राइवेट होगी क्या? यस यस एंड अ बिग यस, स्मॉल कंपनी विल ऑलवेज बी अ प्राइवेट कंपनी। स्मॉल कंपनी हमेशा प्राइवेट होगी क्योंकि उसकी पहली लाइन बोल रही है अदर दैन पब्लिक कंपनी। जब भी आप स्मॉल कंपनी देखोगे यू हैव टू सी दो कंडीशंस। क्या क्या दो कंडीशंस आपको देखनी रहेगी? वेन एवर यू विल सी स्मॉल कंपनी यू आर गोइंग टू सी टू कंडीशंस हियर। ये है हमारी स्मॉल कंपनी। ठीक है, जब भी दिमाग में आएगा स्मॉल कंपनी तो ये दो कंडीशंस को आपको ध्यान रखना रहेगा। सबसे पहला आप देखने वाले हो पेड अप शेयर कैपिटल। ठीक है, ऐसी कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना हो सकता है? जिसका पेड अप शेयर कैपिटल मैक्सिमम 4 करोड़ है। तो कोई भी कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल मैक्सिमम 4 करोड़ है तो उसे हम स्मॉल कंपनी कह सकते हैं। और साथ ही साथ बोला गया है आपका जो टर्नओवर है वो कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए मैक्सिमम 40 करोड़। और तुम्हें पता है इन दोनों के बीच में क्या है? इन दोनों के बीच में है एंड। और जब भी आएगा दोनों के बीच में एंड, यानी कि दोनों कंडीशंस को आपको साइमल्टेनियसली फुलफिल करना है, यानी कि दोनों कंडीशंस का ध्यान रखना है। जब भी आप एंड देखोगे तो इस चीज़ का ध्यान रखना, बोथ कंडीशंस नीड टू बी फुलफिल्ड, बोथ कंडीशंस नीड टू बी फुलफिल्ड। एक बार फिगर्स समझ लो, दिमाग में पहुंचा दो कि क्या फिगर्स है हमारे। सो स्मॉल कंपनी मतलब याद रखना अदर दैन पब्लिक कंपनी। स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज अदर दैन पब्लिक कंपनी, और उसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना है? मैक्सिमम 4 करोड़, एंड टर्नओवर मैक्सिमम कितना हो सकता है? 40 करोड़। 4 40 4 40, बोलो बोलो जरा, 4 40 4
40। 4 करोड़ मैक्सिमम पेड अप शेयर कैपिटल हो सकता है एंड टर्नओवर मैक्सिमम कितना हो सकता है आपका 40 करोड़ हो सकता है। अच्छा तो मेरा एक क्वेश्चन है, दीदी आप है ना क्वेश्चन ही बहुत पूछते हो, अभी क्या करूँ यार, एग्जाम में भी पूछेंगे तो तुम्हारी प्रैक्टिस करवा देती हूँ। एक कंपनी है, ठीक है, जिसका समझो पेड अप शेयर कैपिटल है 2 करोड़, टर्नओवर है 35 करोड़, क्या वो स्मॉल कंपनी है? ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है। 1 2 3 करके आंसर करना मुझे। क्वेश्चन 2 है, पेड अप शेयर कैपिटल है 3 करोड़, टर्नओवर है 45 करोड़। थर्ड क्वेश्चन है मेरा, पेड अप शेयर कैपिटल है 4 करोड़, तो 4 नहीं करते इसको, 6 करोड़ एंड टर्नओवर है 56 करोड़। बताओ मुझे, बताओ जरा, है ना दिमाग तुम में, कितना समझ आए, देखे जरा किसमें कितना है दम। चलो, क्या इसे सम स्मॉल कंपनी कहेंगे? तो जब भी स्मॉल कंपनी आएगा दिमाग में पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर आना चाहिए कि पेड अप शेयर कैपिटल मैक्सिमम 4 करोड़ तक हो सकता है, टर्नओवर मैक्सिमम 40 करोड़ तक हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर 2 करोड़ है, 4 करोड़ के अंदर अंदर है, टर्नओवर 40 करोड़ के अंदर है, तो येस इट विल बी कंसिडर्ड एज स्मॉल कंपनी, क्योंकि दोनों कंडीशन आप यहाँ पर फुलफिल कर रहे हो। अच्छा सेकंड देखो ढंग से, सेकंड बोला गया है पेड अप शेयर कैपिटल 3 करोड़ है, टर्नओवर 45 करोड़। पेड अप शेयर कैपिटल 3 करोड़ है, 4 करोड़ के अंदर है क्या? यस यस, मैक्सिमम 4 करोड़ होना चाहिए, ये तो फुलफिल हो रहा है, पर टर्नओवर 40 करोड़ से ज्यादा है तो ये नहीं है, सो इसीलिए इट इज नॉट अ स्मॉल कंपनी। थर्ड क्या बोला गया है, पेड अप शेयर कैपिटल 6 करोड़ से और टर्नओवर 56 करोड़ है, पेड अप शेयर कैपिटल ज्यादा है, हाँ 4 करोड़ से ज्यादा है, ये भी 40 करोड़ से ज्यादा है, सो इट इज नॉट अ प्राइवेट, नॉट अ स्मॉल कंपनी। आई होप आई एम वेरी क्लियर। आंसर सही थे क्या आपके? ऑसम, अगर आंसर सही थे तो वेरी गुड, ठीक है। ये समीक्षा परफेक्ट, फर्स्ट वाली स्मॉल है, बाकी दोनों स्मॉल कंपनी नहीं है। अच्छा एक क्वेश्चन और दूं, अब इसमें ना थोड़ा दिमाग की जरूरत है, थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा चाहिए मुझे। एक कंपनी है हमारी, क्या कंपनी का नाम रखते हैं, चलो छोटा भीम प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। ये आपकी कंपनी, चलो ये वाली नहीं रखते, दूसरी रखते यार कंपनी का नाम, मेरी वन एंड ओनली फेवरेट गोलमाल लिमिटेड। ये हमारी वन एंड ओनली फेवरेट है आपकी दीदी की, गोलमाल लिमिटेड एक कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल है 2 करोड़ और टर्नओवर है 32 करोड़। सिर्फ मुझे इतना बताओ, क्या ये स्मॉल कंपनी है या फिर नहीं है? विल इट बी कंसिडर्ड एन स्मॉल कंपनी? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। अनागा जोशी, बेटा वो लिमिट्स चेंज हो चुकी है, वो अमेंडमेंट आ चुका है बेटा, आपकी मॉड्यूल अपडेट नहीं होगी। अरे वाह वाह वाह, ये जो तुम नो वाले बच्चे हैं वो तो मुझे बहुत पसंद आ गए, एकदम परफेक्ट, तुमने अपना दिमाग लगाया। नहीं होगी, क्योंकि स्मॉल कंपनी हमेशा कैसी होगी, प्राइवेट होगी, एंड इट इज अ पब्लिक कंपनी, सो दैट इज व्हाई इट विल नॉट बी अ स्मॉल कंपनी। नो, बिकॉज ये कैसी है, बिकॉज इट इज पब्लिक कंपनी। वेरी गुड, ऑसम यार, बहुत प्यारा जवाब दिया आप लोगों ने, दिल खुश कर देता तुम लोगों ने मेरा। परफेक्ट। तो स्मॉल कंपनी मतलब हमने देखा था अदर देन पब्लिक कंपनी होने वाली है, ठीक है। अच्छा पेड अप शेयर कैपिटल मैक्सिमम 4 करोड़ होगा एंड टर्नओवर 40 करोड़ होगा, ये लिमिट्स चेंज हो चुकी है। हो सकता है आपकी बुक्स में 2 करोड़ लिख रखा होगा, 50 लैक्स लिख रखा होगा, बट वहां पर चेंजेस कर लेना बेटा, अभी जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये रेलिवेंट है हमारे लिए, तो ये चेंजेस आ चुके हैं। सो पेड अप शेयर कैपिटल क्या बोला गया है, विच डज नॉट एक्सीड 4 करोड़ रुपीज, मैक्सिमम 4 करोड़ रुपीज, एंड टर्नओवर के लिए बोला गया है डज नॉट एक्सीड 40 करोड़ रुपीज। अभी जो मैं आगे लैंग्वेज पढ़ाने वाली हूँ उसमें मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें समझ ही नहीं होता है कि दीदी ये कहना क्या चाह रहा है। तो आओ हम साथ मिलकर देखते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 4 करोड़ रुपीज
और सच हायर अमाउंट, ध्यान से सुनो, और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड विच शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़ रुपीज। क्या लगता है तुम्हें ये क्या कहना चाह रहा है? पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड विच शैल नॉट बी मोर दैन 10 करोड़ रुपीज। तो बच्चे लोग गलती क्या करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि दीदी ये 4 करोड़ टू 10 करोड़ है, ऐसा बोलना चाह रहा है, पर ऐसा कतई नहीं है। ये यहाँ पर बोलना चाह रहा है कि आपका पेड अप शेयर कैपिटल तो मैक्सिमम 4 करोड़ होना चाहिए, पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे, ध्यान से सुनना, पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इस 4 करोड़ की लिमिट को इंक्रीज करके वो कितना कर सकती है, 10 करोड़ तक कर सकती है। आपका क्वेश्चन, क्या दीदी अभी तक 10 करोड़ किया है? नहीं किया है। क्या सीजी कर सकती है? हाँ, सीजी लिमिट को इंक्रीज करके 10 करोड़ कर सकती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, आपको क्या ध्यान रखना है, जो लिमिट अभी प्रेजेंट में चल रही है, यानी कि पेड अप शेयर कैपिटल मैक्सिमम 4 करोड़ तक है, तो वो आपकी जो भी प्राइवेट कंपनी इट विल बी कंसिडर्ड एज अ स्मॉल कंपनी। ठीक है, यहाँ तक सेम बात आपकी टर्नओवर में भी बोली गई है कि टर्नओवर मैक्सिमम कितना है, 40 करोड़ रुपीज है, और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड विच विल नॉट बी मोर देन 100 करोड़ रुपीज, विच मीन्स कि अभी 40 करोड़ मैक्सिमम है, लेकिन सीजी चाहे तो फ्यूचर में इस टर्नओवर की लिमिट को इंक्रीज करके कितना कर सकती है, यहाँ पे 100 करोड़ तक कर सकती है। क्या ये क्लियर है हमें? क्या ये दिमाग में जा रहा है? साधक सप्रा का क्वेश्चन है, मैम पब्लिक एंड प्राइवेट की पेड अप शेयर कैपिटल कितनी होगी? तो साधक बेटा अभी अभी हम पढ़कर आए हैं कि आपकी अगर पब्लिक और प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल प्रिस्क्राइब ही नहीं है, कोई मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है। टर्नओवर मतलब होता है प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो प्रॉफिट तो कितना भी हो सकता है, सेल्स तो कितनी भी हो सकती है ना, सो टर्नओवर मतलब सेल्स हो गया। ये संजय होगा एमओए। क्या ये क्लियर है? स्मॉल कंपनी डन है। एक बार प्लीज आई वॉन्ट ऑल ऑफ योर अटेंशन एंड कॉन्सेंट्रेशन, सिर्फ और सिर्फ मेरी तरफ, बोलना नहीं है, सिर्फ सुनना है, दिमाग में जो डाउट है क्लियर होगा। स्मॉल कंपनी मीन्स अदर देन पब्लिक कंपनी। दो कंडीशन देखो, पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर। पेड अप शेयर कैपिटल एंड टर्नओवर यानी कि दोनों फुलफिल करनी है। पेड अप शेयर कैपिटल मैक्सिमम 4 करोड़ है, सीजी चाहे तो इसे इंक्रीज करके 10 करोड़ कर सकता है, एंड टर्नओवर मैक्सिमम 40 करोड़ से, सीजी चाहे तो इस लिमिट को इंक्रीज करके कितना कर सकता है, 100 करोड़ कर सकता है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर हमें। अच्छा, फिर बोला गया है स्मॉल कंपनी वाले प्रोविजंस ना इन पे एप्लीकेबल नहीं होते। किस पे एप्लीकेबल नहीं होंगे स्मॉल कंपनी वाले प्रोविजंस? अगर आपकी होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है, तो वो कभी स्मॉल कंपनी नहीं बन पाएगी। अगर सेक्शन 8 कंपनी है आपकी, यानी कि वो नॉट फॉर प्रॉफिट वाली कंपनी है, वो भी कभी स्मॉल कंपनी नहीं बनेगी। और ऐसी कंपनी जो किसी स्पेशल एक्ट के अंदर बनी है, साफ साफ डेफिनेशन के अंदर ही मना कर दिया है कि स्मॉल कंपनी के प्रोविजन इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। किन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे? होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, या ऐसी कंपनी जो कि इसी स्पेशल एक्ट के अंदर बनी है, इन पे स्मॉल कंपनी वाले प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं। क्या मैं कह सकती हूँ, मतलब ये कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती। अगर कोई होल्डिंग कंपनी है तो वो स्मॉल कंपनी नहीं बन पाएगी, इवन तो उसका पेड अप शेयर कैपिटल भी लिमिट के अंदर है, टर्नओवर भी लिमिट के अंदर है, लेकिन फिर भी वो स्मॉल कंपनी नहीं कहलाएगी। सेक्शन 8 कंपनी है, वो स्मॉल कंपनी नहीं कहलाएगी। यहाँ पर ऐसी कंपनी जो स्पेशल एक्ट के अंदर बनी, वो स्मॉल कंपनी नहीं कहलाएगी। पब्लिक कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं कहलाएगी। एम आई वेरी 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 क्लियर यहाँ तक? क्या ये क्लियर है? एक क्वेश्चन लास्ट पूछूं? मैम हम मना करेंगे तो आप कौन सा नहीं पूछोगे, बात तो तुम्हारी यहाँ पर भी सही है। एक कंपनी है सेक्शन 8 कंपनी जो चैरिटी करती है, उसका पेड अप शेयर कैपिटल है 3 करोड़ एंड टर्नओवर है 20 करोड़। क्या ये स्मॉल कंपनी कहलाएगी क्या? वाई नो? शिफाली, अलवीन, प्रियांशी, स्वाति, क्यों नो बेटा?
क्यों, लिमिट के अंदर ही तो है पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर, तो क्यों नहीं कहलाएगी? मुझे रीजन बताना तो जरा, बताओ जरा। इतना बड़ा नो आया है गरिमा से। नहीं कहलाएगी। द रीजन बीइंग इट इज अ सेक्शन 8 कंपनी, और सेक्शन 8 कंपनी पे स्मॉल कंपनी के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होते। एकदम परफेक्ट वंश कुमार, ऑसम। यस प्रियांशी, बिल्कुल सही। चलो भूले नहीं हैं हम। अच्छा, कुछ एडवांटेजेस देख लो। स्मॉल कंपनी है तो क्या क्या एडवांटेजेस हैं हमारे पास? फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, एक डॉक्यूमेंट होता है एनुअल रिटर्न, उसको अगर आपको फाइल करना है यहाँ पर, तो ये एनुअल रिटर्न को आप साइन करवा सकते हो सीएस से, या फिर सीएस नहीं है तो कंपनी का जो डायरेक्टर है वो भी इसे साइन कर सकता है। तो ये एडवांटेजेस है यहाँ पर हमारी स्मॉल कंपनी को। सबसे पहला एडवांटेज है फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न फाइल करने के लिए उसे साइन कराना पड़ता है सीएस है, बट इफ एट ऑल आपकी कंपनी में सीएस नहीं है तो उसे डायरेक्टर भी साइन कर सकता है। ये एक एडवांटेज हो गया। दूसरा है बोर्ड रिपोर्ट। यहाँ पर स्मॉल कंपनी है, मतलब ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, समझना। हम यहाँ पर जस्ट अ सेकेंड, हम यहाँ पर चाह रहे हैं हम कंपनी को ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ ना दें, ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ ना हो, तो उसकी जो बोर्ड रिपोर्ट भी बनेगी वो कैसे बनेगी? अब्रिज्ड बनेगी, समराइज्ड बोर्ड रिपोर्ट बनेगी। बहुत ज़्यादा बड़ी बोर्ड रिपोर्ट यहाँ पर नहीं बनने वाली है। अच्छा, यहाँ पर कंपनी में बोर्ड मीटिंग होती है, यानी कि डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर मीटिंग कितनी होगी? बोला गया आपको साल में बस 2 बोर्ड मीटिंग करानी है। एक बोर्ड मीटिंग होगी जैन से जून के बीच में, और एक बोर्ड मीटिंग होगी जुलाई से दिसंबर के बीच में। ठीक है, और ध्यान रहे ये जो 2 बोर्ड मीटिंग के बीच का गैप है वो कितना होना चाहिए? इट शुड नॉट बी लेस देन 90 डेज, यानी कि या मैं कह सकती हूँ कि दोनों ही बोर्ड मीटिंग के बीच का मिनिमम गैप कितना होना चाहिए? 90 डेज का होना चाहिए। ये हम एडवांटेजेस देख रहे हैं बेटा यहाँ पर। ठीक है, अच्छा फिर से एक बार देख लो मेरे साथ। एनुअल रिटर्न की बात करते हैं हम लोग। एनुअल रिटर्न कौन साइन करता है? सीएस। सीएस नहीं है तो डायरेक्टर साइन कर सकता है। बी से बोर्ड रिपोर्ट कैसी होगी? अब्रिज्ड। अब्रिज्ड मतलब शॉर्ट और समराइज्ड बोर्ड रिपोर्ट होगी। बोर्ड मीटिंग की बात करें तो साल में कितनी बोर्ड मीटिंग यहाँ पर आपको करनी है? यहाँ पर बोला गया है 2 बोर्ड मीटिंग इन अ कैलेंडर ईयर। आपको 2 बोर्ड मीटिंग करनी एक कैलेंडर ईयर में। हाफ कैलेंडर ईयर में एक करोगे, यानी कि जनवरी से जून के बीच में एक करोगे, और अगले हाफ कैलेंडर ईयर में एक बोर्ड मीटिंग करोगे, विच इज जुलाई से दिसंबर के बीच में एक बोर्ड मीटिंग करोगे। एंड ध्यान रहे 2 बोर्ड मीटिंग के बीच का गैप मिनिमम कितना होना चाहिए? कम से कम 90 डेज का गैप यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर आई हैव मेंशन्ड फॉर यू ऑल। अच्छा, कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो पहला गया है ऐसी स्मॉल कंपनी है तो उसे सीएफएस यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं रहेगी। नेक्स्ट है रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स। इन कंपनीज में ऑडिटर्स भी होते हैं, तो अगर आपकी स्मॉल कंपनी है तो उस केस में स्मॉल कंपनी के ऊपर स्टैट्यूटरी ऑडिटर को रोटेट करने का जो प्रोविजन है, देखो एक ही ऑडिटर बाकी कंपनी में सालों साल नहीं चल सकता, कि एक कंपनी है जिसमें 20 साल से एक ही पर्सन ऑडिटर है, लेकिन क्योंकि ये स्मॉल कंपनी है तो यहाँ पे उस ऑडिटर के रोटेट करने का प्रोविजन, कि आज तुम आए फिर कोई और आएगा, थोड़े साल बाद फिर कोई और आएगा, ये जो रोटेशन वाला प्रोविजन है यहाँ पर स्मॉल कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, अच्छा अगर यहाँ पर कुछ नॉन कंप्लाइंस हो जाता है, आप लॉ रूल्स रेगुलेशन नहीं फॉलो कर पाते हो, तो पेनल्टी तो लगेगी लेकिन रिड्यूस्ड पेनल्टी होगी। पेनल्टी का अमाउंट यहाँ पर कम होगा। आप यहाँ पर फॉर्म भी फाइल करोगे तो यहाँ पर बोला गया जो भी फॉर्म आप फाइल करते हो तो उन पर सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है किसी प्रोफेशनल से, क्योंकि प्रोफेशनल ऐसे तो सर्टिफाई नहीं करेगा ना, बदले में मनी मनी लेंगे। तो क्योंकि आप स्मॉल कंपनी हो, वी डोंट वांट आपके ज़्यादा एक्सपेंस हो, तो ई फॉर्म सर्टिफिकेशन की यहाँ पर आपको ज़रूरत नहीं है किसी भी प्रोफेशनल से, सीए, सीएस या सीएमए से। ठीक है, क्लियर है? अनागा जोशी, कौन से पॉइंट के बारे में बात कर रहे हो बेटा आप? बेटा जो भी रेलिवेंट है वो मैं सब करवा रही हूँ, बिलीव मी, ट्रस्ट मी। जहाँ जहाँ से भी क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी जहाँ जहाँ से भी आ सकते हैं, या हो सकता है कोई पॉइंट अभी रेलिवेंट नहीं हो लेकिन बाद में जो चैप्टर्स हम पढ़ेंगे उसमें पढ़ाया जाएगा। सो जस्ट ट्रस्ट मी और आगे बढ़ते जाऊँ। ठीक है, इस चैप्टर में भी आप एंड में कुछ ऐसे टॉपिक्स देखोगे जो इस चैप्टर के लिए रेलिवेंट नहीं है, बट जब हम फ्यूचर में कुछ चैप्टर्स पढ़ेंगे तो वहां पर वो सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, डोंट वरी ऑन दैट पार्ट, वो सब कुछ कवर हो जाएगा।
स्मॉल कंपनी के हम लोगों ने क्या देख लिया, यहाँ पे एडवांटेजेस देख लिए हैं कि क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। फटाफट से यहाँ पर इंपॉर्टेंट पार्ट है तो इसको देख लो एक बारी। सबसे पहले हम बात करते हैं एनुअल रिटर्न के बारे में। कौन फाइल करेगा एनुअल रिटर्न, साइन करता है सीएस, सीएस नहीं है तो डायरेक्टर। बोर्ड रिपोर्ट कैसी होती है, अब्रिस्ट बोर्ड रिपोर्ट होती है, यानी कि समराइज्ड बोर्ड रिपोर्ट होती है। बोर्ड मीटिंग कितनी करनी है, इन ईच हाफ ऑफ ए कैलेंडर ईयर बोर्ड मीटिंग करनी है आपको, यानी कि 2 बोर्ड मीटिंग यहाँ पर आपको करनी रहेगी। मिनिमम गैप कितना है 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में, कम से कम 90 डेज का रहना चाहिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत आपको नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ई फॉर्म को सर्टिफाई करवाने की जरूरत नहीं है। अगर कंपनी कोई नॉन कंप्लाइंस करती है तो उसकी पेनल्टी रिड्यूस होगी। और स्मॉल कंपनी पे रोटेशन ऑफ ऑडिटर वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता है। सो अभी के लिए इतना समझो, सिर्फ इतना ध्यान रखो दैट द प्रोविजन ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर वो स्मॉल कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होता। रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फॉर अभी ये याद रखो रोटेशन ऑफ ऑडिटर एप्लीकेबल नहीं होता। अगर शॉर्ट में समझाऊं मैं तो ये होता है कि एक ऑडिटर एक कंपनी में 5 साल के लिए ऑडिट करता है, फिर वो चला जाता है, फिर कोई दूसरा ऑडिटर आता है, तो उसे हम बोलते हैं रोटेशन ऑफ ऑडिटर, ठीक है। कि एक ही ऑडिटर सालों साल ऑडिट नहीं कर सकता, बट क्योंकि ये स्मॉल कंपनी है तो एक ही ऑडिटर ना सालों साल भी ऑडिट कर सकता है। तो जो रोटेट करने का प्रोविजन है, रोटेशन ऑफ ऑडिटर वाला प्रोविजन है, वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता। क्लासेस में बचपन में आपने देखा होगा ना, स्कूल्स में आप रोटेट करते थे बेंचेस को, जो फर्स्ट में बैठा है फिर वो लास्ट में जाएगा, फिर सेकेंड लास्ट में, ऐसे होता है ना। लेकिन स्मॉल कंपनी में एक ही ऑडिटर भी सालों साल ऑडिट कर सकता है, रोटेशन ऑफ ऑडिटर एप्लीकेबल नहीं होगा। आई होप आई एम क्लियर, जिसको ये 5th पॉइंट में डाउट था। अच्छा, नेक्स्ट हम देखने वाले होल्डिंग कंपनी या पेरेंट कंपनी। क्या होती है आखिर होल्डिंग कंपनी, तो ध्यान से समझना। होल्डिंग कंपनी या पेरेंट कंपनी जिसके पास कुछ तो कंट्रोल है, आपने होल्ड कर रखा है, आपके पास कुछ तो कंट्रोल है यहाँ पर, तभी हमने आपको होल्डिंग कंपनी बोला है। लेट अस सी व्हाट इज होल्डिंग कंपनी। समझो, एक कंपनी है एच लिमिटेड। एच लिमिटेड ना इस एस लिमिटेड में क्या करती है, एच लिमिटेड इस एस लिमिटेड में 51% वोटिंग पावर होल्ड करती है। क्या बोला मैंने, ये एच वाली जो कंपनी है वो एस लिमिटेड में कितने होल्ड करती है बेटा, 51% वोटिंग पावर होल्ड करती है। तो अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी में 51% ऑफ वोटिंग पावर या उससे ज्यादा होल्ड कर रही है, आप कंट्रोल कर रहे हो, तो आप कैसे हो गए, होल्डिंग कंपनी हो गए। और जिस कंपनी में आप कंट्रोल कर रहे हो वो कंपनी कैसी होगी, सब्सिडरी कंपनी होगी। जैसे कि पेरेंट्स का कंट्रोल रहता है बच्चों में, ठीक है, ये कर सकते हो ये नहीं कर सकते हो वाला कंट्रोल, तो वैसे ही हम क्या कहेंगे, ये तो हमारी पेरेंट कंपनी है। तो होल्डिंग कंपनी का काम है, एक और नाम है पेरेंट कंपनी। ऐसी कंपनी जो कंट्रोल करती है, जो कंट्रोलिंग कंपनी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, होल्डिंग कंपनी। लेकिन कितना कंट्रोल कर रही है, एटलीस्ट 51% ऑफ वोटिंग पावर या उससे ज्यादा कंट्रोल कर रहे हो। जिस कंपनी में कंट्रोल कर रहे हो दैट इज हमारी सब्सिडरी कंपनी। बोलो मेरे संग, ये कौन सी कंपनी है, हमारी सब्सिडरी कंपनी। तो या तो आप 51% ऑफ वोटिंग पावर होल्ड कर रहे हो, या फिर ये जो एस लिमिटेड है ना उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हो, या फिर कंट्रोल कर रहे हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, उनके कंपोजिशन को। यानी कि क्या दीदी, यानी कि अगर एस लिमिटेड में 10 डायरेक्टर्स हैं तो मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हो आप देख रहे हो कि इस कंपनी में कौन अपॉइंट होगा, वो आप ही अपॉइंट कर रहे हो। यहाँ पे मेजॉरिटी कितना हुआ, 10 का मेजॉरिटी बताओ कितना होता है, 6 हुआ। तो अगर आप 6 या 6 से ज्यादा डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हो, 6 डायरेक्टर्स और मोर को अगर ये एच लिमिटेड अपॉइंट कर रही है, तो एच होल्डिंग कंपनी हो गई और एस कैसी होगी, सब्सिडरी हो गई। क्या ये एकदम सिंपल है क्या ये सिंपल है क्या। सो होल्डिंग कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो इक्विटी अक्वायर करती है, परचेज, ठीक है, इक्विटी अक्वायर करती है ओनरशिप के लिए। यानी कि कितना अक्वायर कर रही है, एटलीस्ट 51% ऑफ वोटिंग पावर, या फिर आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हो कि मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर को हम अपॉइंट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। यस गरिमा, बिल्कुल आपने CSCET में पढ़ा होगा, इसलिए मैंने कहा था कि CSCET का रिवीजन भी हो जाएगा। क्या ये क्लियर है, इजी पीजी था। तो एक बार सब्सिडरी पढ़ ले साथ में। हाँ जी,
सो एक बार सब्सिडरी पढ़ेंगे हम। सब्सिडरी के लिए क्या बोलना है, सब्सिडरी कभी भी अकेले नहीं पढ़ सकते, ठीक है। कैसे बोलते हैं ना, सब्सिडरी अकेले नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि सब्सिडरी को हमेशा होल्डिंग कंपनी के रिलेशन में पढ़ेंगे। सो सब्सिडरी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी, मतलब ऐसी कंपनी जिसमें होल्डिंग कंपनी क्या कर रही है, ऐसी कंपनी जिसमें होल्डिंग कंपनी कंट्रोल कर रही है। क्या कंट्रोल कर रही है, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल कर रही है, या फिर वो एक्सरसाइज कर रही है, कंट्रोल कर रही है मोर देन 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर। अभी मोर देन 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर का मतलब क्या है, जो मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा। मोर देन 1/2 मतलब क्या होता है, मोर देन 50%, 50% से ज़्यादा मतलब 51%। तो आप लिखेंगे कैसे, मोर देन 1/2। जब भी डेफिनेशन पूछी जाएगी हम 51 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे मोर देन 1/2 ऑफ वोटिंग पावर अगर आप कंट्रोल कर रहे हो, चाहे खुद से चाहे किसी और के थ्रू। तो आप तो हो गए होल्डिंग कंपनी जो कंट्रोल कर रहे हो, जिसमें कंट्रोल किया जा रहा है, दैट इज सब्सिडरी कंपनी। एम आई क्लियर एनफ? ठीक है। अच्छा, जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है, स्टारबक्स कंपनी जापान जो है वो होली ओन्ड सब्सिडरी स्टारबक्स ग्रुप की। वैसे ही हमारी रिलायंस इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग्स लिमिटेड भी एक सब्सिडरी है रिलायंस ग्रुप की। यहाँ पर आपने एक टर्म और देखी होगी, होली ओन्ड सब्सिडरी, ठीक है। ये क्या बोला गया है, देखो एक कंपनी अगर 51% वोटिंग पावर होल्ड कर रही है तो ये तो हो गई होल्डिंग कंपनी, ये हो गई सब्सिडरी कंपनी। पर अगर एक कंपनी 100% वोटिंग पावर होल्ड कर रही है, ये ए है, ये अगर बी में 100% वोटिंग पावर होल्ड कर रही है, तो ये जो बी हो गई वो सब्सिडरी तो है, लेकिन वो सब्सिडरी कैसी है, होली ओन्ड सब्सिडरी। बोलो मेरे साथ, होली ओन्ड सब्सिडरी। होली ओन्ड मतलब पूरा का पूरा ओन कौन कर रहा है, यहाँ पे होल्डिंग कंपनी ओन कर रही है। इसलिए ए तो होल्डिंग कंपनी, जो होल्ड कर रहा है वो होल्डिंग कंपनी, और जिसमें पूरा 100% शेयर्स होल्ड किया जा रहा है वो कैसी होगी, होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी हो गई है। क्या इस चीज में हमें क्लैरिटी है क्या बच्चा लोग? एक बार मुझे बता दो, यहां तक हमें क्लैरिटी है? अभी कुछ बेसिक से नॉर्मल से पॉइंट है होल्डिंग कंपनी से रिलेटेड, कि होल्डिंग कंपनी को क्या ध्यान रखना है। जब भी होल्डिंग कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करती है यहाँ पर, तो वो सिर्फ अपनी ही नहीं, अपनी सब्सिडरी कंपनी की भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पर फाइल करती है। जैसे बचपन में जब तुम छोटे होंगे तो मम्मा पापा अपना तो ध्यान रखते ही है, अपना बैग पैक करते ही कहीं जाना होता है, पर तुम्हारा भी करते हैं, ठीक है, तुम्हारा भी ध्यान रखेंगे। वैसे ही होल्डिंग कंपनी कंट्रोल कर रही है ना, तो होल्डिंग कंपनी अपने तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करती है, साथ ही साथ जिसको वो कंट्रोल कर रही है, सब्सिडरी कंपनी या एसोसिएट कंपनी, उसे उसके भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पर फाइल कर दी है। इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो साथ में फाइल होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। बैलेंस शीट में भी होल्डिंग कंपनी डिस्क्लोज करती है कि उन्होंने कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कौन सी सब्सिडरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, तो उसकी जो बैलेंस शीट होती है वहां पर भी आपको डिस्क्लोजर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी डिस्क्लोजर होता है होल्डिंग कंपनी का। क्या डिस्क्लोजर होगा यहाँ पर, कि ये जो सब्सिडरी कंपनी है उससे कितना डिविडेंड मिल रहा है आपको, वो भी आप हमें बताओ। साथ ही साथ लॉस का अगर कोई प्रोविजन बना रखा है तो वो भी बताना है। अगर होल्डिंग कंपनी की वेबसाइट है तो वेबसाइट पर उसे ऑडिटेड अकाउंट्स प्लेस करने रहेंगे, हर एक सब्सिडरी के अकाउंट्स भी आपको यहाँ प्लेस करने रहेंगे। बेसिकली वी आर टॉकिंग हियर अबाउट द डिस्क्लोजर, कि अगर आपकी होल्डिंग कंपनी है तो क्या क्या डिस्क्लोजर उसे करना रहेगा। सबसे पहला हमने क्या देखा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का आपको साथ में फाइल करना है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देन हमने देखा बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करना है कहाँ इन्वेस्ट कर रखा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको बताना है होल्डिंग कंपनी को कि अगर आपको कोई डिविडेंड मिल रहा है सब्सिडरी कंपनी से, लॉस का प्रोविजन आपने बना रखा है तो ये भी आप बता दो। एंड लास्टली वी आई हैव सीन कि अगर वेबसाइट है तो वेबसाइट पर ऑडिटेड अकाउंट्स आपको प्लेस करने रहेंगे। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं होल्डिंग कंपनी के। क्या क्या डिसएडवांटेजेस है यहाँ पर, ओवर कैपिटलाइजेशन। ओवर कैपिटलाइजेशन मतलब क्या है, आप हो सकता है कुछ ज़्यादा ही इन्वेस्ट कर दो, जितना ज़रूरत नहीं हो उससे ज़्यादा आप इन्वेस्ट कर दो। यहाँ पर आप वोटिंग पावर ले रहे हो, मतलब आपने पैसा तो इन्वेस्ट किया है, तो कभी कभी होल्डिंग कंपनी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर देती है, जिसे हम बोलते हैं ओवर कैपिटलाइजेशन। यहाँ पर हो सकता है किसी को होल्ड करने के चक्कर में।
सेकेंड है हमारा एक्सप्लॉइटेशन ऑफ सब्सिडरीज। कभी कभी ना सब्सिडरी बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन यहाँ पर होल्ड करती है। क्यों चैलेंजिंग सिचुएशन होल्ड करती है? अभी आपके ऊपर कंट्रोल किसका है? होल्डिंग कंपनी का कंट्रोल है। तो यहाँ पर होल्डिंग कंपनी बोलती है कि तुम्हें ना मुझसे ही गुड्स खरीदने हैं, भले ही हम हाई प्राइसेस में दे रहे हैं लेकिन तुम्हें हमसे ही गुड्स खरीदने रहेंगे। तो यहाँ पर कभी कभी सब्सिडरी का एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है, दैट दे आर कंपेल्ड टू बाय गुड्स फ्रॉम द होल्डिंग कंपनी एट हाई प्राइसेस एंड वाइस वर्सा। होल्डिंग कंपनी का तो बेनिफिट हो रहा है, वो सब्सिडरी को बोले कि तुम्हें हमसे ही यहाँ पर खरीदने होंगे गुड्स। मैनिपुलेशन हो सकता है। मैनिपुलेशन क्या हो सकता है? अभी सब्सिडरी कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता है होल्डिंग कंपनी को, तो होल्डिंग कंपनी उसे इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट कर सकती है अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, अपने पर्सनल गेन्स के लिए। यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। क्या बोलता है यहाँ पर? यहाँ पर इकोनॉमिक पावर का कंसंट्रेशन है, क्योंकि सभी के सभी कुछ किसके हाथ में? होल्डिंग कंपनी के हाथ में। बचपन में कभी ना कभी तुम्हारे मन में एक ख्याल जरूर आया होगा, एक बार बड़ी हो जाती हूँ या बड़ा हो जाता हूँ फिर इन बड़ों को पता चलेगा ना, फिर मैं सब कुछ अपनी मर्जी से करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, राइट? क्योंकि तुम्हारे हाथ में उस टाइम कुछ नहीं रहा, तुम्हारे डिसीजन तुम्हारे पेरेंट्स लेते थे। तुम्हें कहाँ आना है कहाँ जाना है पेरेंट्स सारे डिसीजन लेते थे, तो घूमने जाना है पेरेंट्स डिसीजन लेंगे। तो कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में होगा कि सब कुछ उनके हाथ में, वही मैनेज कर दे, वही यहाँ पर हो रहा है। कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर यहाँ पर नहीं है, बिकॉज 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 एक ही के पास कंसंट्रेशन इकोनॉमिक पावर का। किसके पास कंसंट्रेशन है? आपकी होल्डिंग कंपनी के पास, वही सब कुछ डिसाइड करने वाला है। तो इकोनॉमिक पावर कंसंट्रेट होकर एक जगह यहाँ पर आ चुकी है, स्प्लिट नहीं हो रही, डिवाइड नहीं हो रही हमारी इकोनॉमिक पावर। ठीक है। मोनोपोली वाला केस क्या बोलता है? होल्डिंग कंपनी ना ज्यादा से ज्यादा सब्सिडरी कंपनी को एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर वो बाद में क्या करेगी? मोनोपोली क्रिएट करती है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी को पता है कि मैं तो हूँ मार्केट में, उसके अलावा 2 कंपनीज और हैं, तो उसकी भी वो शेयर्स खरीद लेगी, 51% ऑफ वोटिंग पावर ले लेगी और अब वही एक अकेली मोनोपोली यहाँ पर मार्केट में क्रिएट कर सकती है। क्या ये क्लियर है? परफेक्ट प्रियांशी, थैंक यू फॉर द समरी। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा? डिसएडवांटेज ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाता है, सब्सिडरी का एक्सप्लॉइटेशन होता है, मैनिपुलेशन हो सकता है आपका यहाँ पर पर्सनल गेन्स के लिए, कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर एंड लास्टली मोनोपोली। कैसे याद करोगे आप इसे? मौसम, ठीक है, मौसम करके आप इसे याद कर सकते हो, ठीक है ना? मौसम करके हम इसे याद कर लेंगे। डन है। एम से क्या हो गया है? हमसे हमारा मैनिपुलेशन हो गया है, एक एम से मैनिपुलेशन, एक ओ से क्या हो गया हमारा? ओवर कैपिटलाइजेशन, एस से एक्सप्लॉइटेशन ऑफ सब्सिडरीज हो गया है हमारा, ई से इकोनॉमिक पावर का कंसंट्रेशन होता है, एक और एम से क्या है हमारा? मैनिपुलेशन। तो जब भी डिसएडवांटेज आएगा मौसम याद करना है आपको। एक बार फिर से बोल दो मेरे साथ, मोनोपोली, मैनिपुलेशन, ओवर कैपिटलाइजेशन, एस से एक्सप्लॉइटेशन ऑफ सब्सिडरीज एंड ई से हमारा इकोनॉमिक पावर का कंसंट्रेशन। एम आई वेरी क्लियर? हो सके जितना इस तरीके से याद करोगे आप तो आपको बहुत देर तक, बहुत लंबे टाइम तक ये चीजें याद रहेगी इस निमोनिक से, इस मेमोरी टेक्निक से। ठीक है। सब्सिडरी हमने पढ़ चुके हैं, अभी हम जा रहे हैं एसोसिएट कंपनी पे कि आखिरकार एसोसिएट कंपनी क्या होता है हमारा। तो इस एसोसिएट कंपनी को भी हम होल्डिंग कंपनी जैसे ही पढ़ने वाले हैं। कैसे पढ़ने वाले हैं? एसोसिएट कंपनी मतलब ऐसी कंपनी, ये आपकी एक होल्डिंग कंपनी है। होल्डिंग कंपनी हमें समझ आ गया, कुछ तो कंट्रोल कर रही है। अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी में कंट्रोल कर रही है, लेकिन कितना कंट्रोल कर रही है वो जानना हमारे लिए जरूरी हो जाएगा। एंड उसके लिए यू हैव टू सी दिस, कंट्रोल कर रही है एटलीस्ट 20%। एक कंपनी किसी कंपनी में कंट्रोल कर रही है कम से कम कितना? 20% कंट्रोल कर रही है टोटल वोटिंग पावर, बट लेस देन 50%। 20% से तो ज़्यादा, 50% से कम अगर आप यहाँ पर होल्ड कर रहे हो, तो जो होल्ड कर रहा है वो सिंपल और सॉर्टेड है मैम, होल्डिंग कंपनी। जिसमें होल्ड कर रहे हो उस कंपनी को आप क्या कहोगे? यहाँ पे एसोसिएट कंपनी कहोगे। यानी कि अगर कोई कंपनी यहाँ पर, अगर ए बी में होल्ड करती है एटलीस्ट 20%, कम से कम कितना? 20%, बट लेस देन 50%, तो बी क्या होगी? आपकी एसोसिएट कंपनी हो गई।
और जो कंपनी होल्ड कर रही है वो कौन सी हो गई, होल्डिंग कंपनी हो गई है। एसोसिएट कंपनी बोलती है कि तुम्हारा जो है, तुम मुझे होल्ड कर रही हो, तुम्हारा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। जब भी एसोसिएट कंपनी आएगा तो ध्यान रखना तुम्हारा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस वाला वर्ड आना चाहिए। एसोसिएट कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो दूसरी कंपनी में जिसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है लेकिन वो सब्सिडरी नहीं है, विच इज नॉट अ सब्सिडरी। एंड दैट इज द रीजन यहाँ पर हमने बोला लेस देन 50%, क्योंकि जैसे ही 50% से ज्यादा होता तो वो तो सब्सिडरी बन जाती। साथ साथ बोला एसोसिएट कंपनी मतलब वो सब्सिडरी कंपनी नहीं है, लेकिन उसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, एसोसिएट कंपनी में हमारा जॉइंट वेंचर यहाँ पर इंक्लूड होता है। अच्छा, मैं एक दो और एग्जांपल्स देती हूँ ताकि आपको और क्लैरिटी मिलेगी इस चीज पर। एक कंपनी है ए, वो 25% ऑफ वोटिंग पावर होल्ड कर रही है बी में। तो मुझे बता दो यहाँ पर, ए तो होल्डिंग कंपनी हो गई, बी क्या हो गई आपकी, बी क्या हो जाएगी एक बार जरा बताओ मुझे। बी हो जाएगी हमारी एसोसिएट कंपनी, क्योंकि 20% से एटलीस्ट 20% ऑफ वोटिंग पावर से ज्यादा बट लेस देन 50%, इसीलिए बी क्या हो गई हमारी एसोसिएट कंपनी हो गई। 20% से ज्यादा है क्या वोटिंग पावर, यस, तो ये आपकी एसोसिएट कंपनी हो जाएगी, बट लेस देन 50% होना चाहिए। प्रियांशी राठौर, प्रियांशी चौधरी, परफेक्ट आंसर। अलवीना, कुश, दिव्या, परफेक्ट। दीपांशु, कोयल, गरिमा। अच्छा, ये मुझे बताओ, आर अगर होल्ड कर रहा है 55% ऑफ वोटिंग पावर सी में, तो सी क्या है, व्हाट इज सी। आर तो होल्डिंग कंपनी हो गया दीदी, होल्ड कर रही है। सी कौन सी कंपनी हो गई है, इसमें गलती करोगे क्या तुम लोग। वेरी गुड क्वेश्चन संजय, सब्सिडरी हुई है, एकदम परफेक्ट। ये सब्सिडरी हुई है क्योंकि हमने सब्सिडरी की डेफिनेशन में क्या देखा, अगर आप मोर देन 1/2 ऑफ वोटिंग पावर होल्ड कर रहे हो, यानी कि मोर देन 50% वोटिंग पावर होल्ड हो रही है, तो वो सब्सिडरी कंपनी होगी। ऑसम बच्चा लोग, गुड, प्राउड ऑफ यू। ठीक है, सेक्शंस मैं बता दूंगी गरिमा, डोंट वरी बेटा, अभी इसमें इतने सेक्शंस रेलिवेंट नहीं है इसलिए मैं बता दूंगी, लेकिन कॉन्सेप्ट ज्यादा जरूरी है। समझ लो, आपको सेक्शंस आते हैं पर कॉन्सेप्ट नहीं आता तो इट विल क्रिएट एन इशू। सेक्शंस मैं बता दूंगी आपको। अच्छा, एक और देखो, एस अगर टी में 100% वोटिंग पावर होल्ड कर रही है, तो टी कौन सी कंपनी हो गई है, ये टी कौन सी कंपनी हो गई है। फिर ना आपको एक बहुत प्यारी सी मैं एक टेबल बना दूंगी तो और क्लैरिटी हो जाएगी। टी हमारी कौन सी कंपनी हो गई, होली ओन्ड सब्सिडरी हो गई है। क्या ये क्लियर है, क्योंकि आप 100% वोटिंग पावर होल्ड कर रहे हो, तो एसोसिएट कंपनी में ध्यान रखना एटलीस्ट 20% वोटिंग पावर होल्ड कर रहे हो, बट लेस देन 50% आप होल्ड कर रहे हो। ठीक है, ये एसोसिएट कंपनी है। अच्छा, यहाँ पे बोला ज्वाइंट वेंचर भी इंक्लूड होता है। ज्वाइंट वेंचर मतलब क्या, 50-50%। ठीक है, अगर 50% कोई होल्ड कर रहा है, 50-50% है, तो वो कैसा हो जाएगा, हमारा जॉइंट वेंचर हो जाएगा। एसोसिएट कंपनी में जॉइंट वेंचर भी यहाँ पर हमारा इंक्लूड होता है। और अब मैं आपको एक टेबल बताने वाली हूँ, तो जिससे आपका पूरा का पूरा डाउट ना यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 2, 3 एंड 4। चलो, सबसे पहले हम समझोगे किससे स्टार्ट करा जाए, एसोसिएट कंपनी से करें। एसोसिएट कंपनी में कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 20%। क्या दिखा था हमने, एटलीस्ट 20% होना चाहिए, बट लेस देन 50%। ओके, मतलब क्या नहीं से यहाँ पर 20% से लेके 49% तक रहेगा। अगर मैं आपको और शॉर्ट में बताऊं तो 20% टू 49% है, तो वो कंपनी एसोसिएट कंपनी होगी। फिर यहाँ पर ज्वाइंट वेंचर भी देखा था कि एसोसिएट कंपनी इंक्लूड्स ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर मतलब क्या हो गया, 50-50% है दोनों का। ओके, अच्छा, सब्सिडरी में कितना था, प्लीज गाइस ये टेबल बना दो आप मेरे साथ। सब्सिडरी में हमने क्या देखा था,
एटलीस्ट वन हाफ, यानी कि कहने ही से मोर देन वन हाफ था, यहाँ पर 51% होना चाहिए, 51% ऑफ वोटिंग पावर यहाँ पर। और होली ओन्ड सब्सिडरी में हमने क्या देखा था, 100%। यहाँ पे 51% ऑफ वोटिंग पावर से लेकर 99% तक रहेगा, और यहाँ पे 100% ऑफ वोटिंग पावर। क्या अभी आपको क्लैरिटी मिली है इस चीज में बच्चा लोग? एक बार प्लीज लेट मी नो, यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर है ना? क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस पर इतना टाइम दे रही हूँ आप लोगों के लिए। फटाफट बता दो, यहाँ तक क्लियर है? परफेक्ट है, ऑसम है। चलो ठीक है, तो एसोसिएट कंपनी में हम लोगों ने देख लिया सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। डेफिनेशन के अंदर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब क्या हो गया, कंट्रोल है एटलीस्ट 20% का बट लेस देन 50% का, और इसके अंदर जॉइंट वेंचर भी इंक्लूड होता है, यानी कि 50-50% यहाँ पर। साथ ही में या तो आप बिजनेस कंट्रोल कर रहे हो किसी भी अग्रीमेंट से, अगर आपका बिजनेस डिसीजन भी आप कंट्रोल कर रहे हो अंडर एन अग्रीमेंट, तो भी वो एसोसिएट कंपनी कहलाएगी। अगर आप किसी कंपनी में बिजनेस डिसीजन कंट्रोल कर रहे हो, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, सो आप तो होल्डिंग हो गए, आप बिजनेस डिसीजन जिस कंपनी में कंट्रोल कर रहे हो दैट वुड बी आर एसोसिएट कंपनी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपने ना एक वर्ड देखा होगा कंट्रोल, हमने यहाँ पे सब्सिडरी कंपनी में देखा था कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो जरा मैं आपको बता देती हूँ कि कंट्रोल मतलब क्या होता है। कंट्रोलिंग द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब है आपके पास राइट है, आप मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हो। हालांकि मैं बता चुकी हूँ मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हो, यानी कि अगर किसी कंपनी में 10 डायरेक्टर्स हैं, तो अगर आपके पास राइट है 6 डायरेक्टर्स या उससे ज़्यादा को आप अपॉइंट कर रहे हो, तो यानी कि आपका कंट्रोल है यहाँ पर। किस चीज़ में कंट्रोल है? इन द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अच्छा, अगर मान लो किसी कंपनी में 12 डायरेक्टर्स हैं, तो मेजॉरिटी को आपको अपॉइंट करना है, 12 का मेजॉरिटी 7 डायरेक्टर्स। सो अगर आप 7 डायरेक्टर्स या उससे ज़्यादा पर्सन को अपॉइंट कर रहे हो, सो यू आर होल्डिंग एंड द अदर वन इज सब्सिडरी कंपनी। या फिर आपका राइट है, किस में राइट है आपका? मैनेजमेंट को कंट्रोल करने में, क्या डिसीजंस कंपनी में लेने हैं, तो उसे भी हम कंट्रोल के अंदर मानेंगे। ठीक है, पॉलिसी डिसीजन भी अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो। एम आई क्लियर? बिल्कुल परफेक्ट पीयूष आनंद। अच्छा जरा ये क्वेश्चन देखो, देर इज अ कंपनी एबीसी लिमिटेड एंड बिलो आर द लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स। एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड और उसके शेयर होल्डर्स की लिस्ट दी रखी है। शेयर होल्डर कौन है? वाई लिमिटेड। सो एबीसी लिमिटेड में एक शेयर होल्डर है वाई लिमिटेड जो 21% शेयर होल्ड कर रहा है। जेड लिमिटेड है जो 18% शेयर होल्ड कर रहा है। एक्स लिमिटेड है जो 17% शेयर होल्ड कर रहा है। अभी तुम्हें बताना है एबीसी लिमिटेड की क्या कोई एसोसिएट कंपनी है क्या? यहाँ पर क्वेश्चन समझा ना कि हमारी एबीसी लिमिटेड में 3 शेयर होल्डर्स हैं, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, जेड लिमिटेड। ठीक है, एक्स लिमिटेड कितना शेयर्स होल्ड कर रहा है? एक्स लिमिटेड 17% वोटिंग पावर। ठीक है, वाई की हमारी 21% है और जेड की हमारी 18% है। तो क्या कोई सब्सिडरी है क्या यहाँ पर? स्क्रीन ब्लर हो गया क्या? वाई लिमिटेड क्या हो गई हमारी? एसोसिएट हो गई है। सब्सिडरी तो कोई नहीं है, लेकिन वाई लिमिटेड इज द एसोसिएट। आई थिंक इट्स परफेक्ट नाउ, अभी परफेक्ट हो गया। ठीक है, बस 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 शांति बच्चा लोग, शांति। अभी क्लियर हो गया है? देखो एकदम परफेक्ट है ना? ठीक है, सो वाई लिमिटेड क्या हो गया हमारा? एसोसिएट हो गया, क्योंकि 20% से ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड कर रहा है, एंड 20% से ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड कर रहा है मीन्स इट इज द एसोसिएट कंपनी।
अच्छा, डिफरेंस क्या है एसोसिएट कंपनी और सब्सिडरी कंपनी में? बहुत ही कॉमन सा डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पे। एसोसिएट कंपनी मतलब होल्डिंग कितना होगा, एटलीस्ट 20% ऑफ वोटिंग पावर बट लेस देन 50%। सब्सिडरी कंपनी है तो क्या होगा, मोर देन 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर। आप इसमें कंट्रोल की बात भी कर सकते हो, कंट्रोल रहता है सब्सिडरी कंपनी है तो टू कंट्रोल करता है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। लेकिन अगर एसोसिएट कंपनी है तो वहाँ पे कंट्रोल किस में रहेगा, पॉलिसी डिसीजंस में कंट्रोल रहेगा। पहला पॉइंट आपका होल्डिंग से रिलेटेड हो गया है, ठीक है। यहाँ पे एसोसिएट कंपनी में आप कंट्रोल वाला पॉइंट भी लिख सकते हो, दोनों में एक डिफरेंस और बन जाएगा हमारा। फिर बोला गया पेरेंट कंपनी यानी कि जो होल्डिंग कंपनी है उसका एसोसिएट कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है विच मीन्स आप सारे डिसीजंस ले सकते हो। ये कंट्रोल वाला पॉइंट कवर्ड है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बोला गया पेरेंट कंपनी का कंट्रोल रहता है फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग डिसीजंस में सब्सिडरी की ज़्यादा कंट्रोल रहेगा हमारा यहाँ पर। एंड यहाँ पर हो सकता है कॉमन नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हो सकता है ना हो, लेकिन इन दैट केस पेरेंट कंपनी की कोई सब्सिडरी है तो सब्सिडरी के मैनेजमेंट को भी कंट्रोल करती है, यानी कि कॉमन डायरेक्टर्स वहाँ पर होंगे ही होंगे। दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन एन एसोसिएट कंपनी और हमारा सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपनी जो भी आपने पढ़ा होगा ईईटी में, दैट इज हमारा डोरमेंट कंपनी। हालांकि अगर मैं सीएस एग्जीक्यूटिव की बात करूँ सो वी हैव अ सेपरेट चैप्टर ऑन डोरमेंट कंपनी, लेकिन अभी क्या मोटिव है ना बेटा, शुरू शुरू में हम आपको बताना चाह रहे हैं कि इन कंपनीज के बारे में आप पढ़ोगे। अभी सिर्फ हम शॉर्ट में बता रहे कि कौन सी कंपनी क्या कहती हैं, लेकिन डिटेल में आप आने वाले टाइम में सब कुछ पढ़ने वाले हो। सो अभी वी आर ओनली अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट इज अ डोरमेंट कंपनी, ठीक है। अच्छा, डोरमेंट कंपनी स्टार्ट का सेक्शन क्या है, डोरमेंट कंपनी है हमारी सेक्शन 455 की। ध्यान रखना डोरमेंट कंपनी इज ओनली एन स्टेटस, स्टेटस दिया जाता है। कोई भी कंपनी डोरमेंट कंपनी हो सकती है बिकॉज वो स्टेटस है। जैसे कि कोई भी पर्सन मैरिड हो सकता है, कोई भी पर्सन सिंगल हो सकता है, कोई भी पर्सन रिलेशनशिप में हो सकता है। बिकॉज मैरिड, रिलेशनशिप, सिंगल, दीज ऑल आर द स्टेटस, है ना। तो वैसे ही कोई भी कंपनी डोरमेंट कंपनी बन सकती है बिकॉज डोरमेंट सिर्फ एक स्टेटस है। यहाँ पर क्या ये बात क्लियर है, दिमाग में पहुंची है ये बात? बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है इस पॉइंट पे। तो डोरमेंट सिर्फ स्टेटस है, कोई भी कंपनी डोरमेंट कंपनी बन सकती है। हम यहाँ पर अभी समझेंगे एक इनएक्टिव कंपनी वो कैसे डोरमेंट कंपनी बन सकती है, किसे आप डोरमेंट कंपनी कहोगे। सो अभी हम डेफिनेशन पढ़ने वाले इनएक्टिव कंपनी की। इनएक्टिव कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो कोई भी बिजनेस कैरी ऑन नहीं कर रही, कोई भी बिजनेस ही नहीं कर रही है, जिसने कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं किया। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को मैं आपको बोलूंगी शॉर्ट में सेट नहीं किया है। ऐसी कंपनी जिसने पिछले 2 साल से कोई भी सेट नहीं किया है, और ऐसी कंपनी जिसने पिछले 2 साल से कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करी है आरओसी के पास, तो उस कंपनी को हम इनएक्टिव कंपनी कहेंगे। फिर ये इनएक्टिव कंपनी अप्लाई करती है आरओसी को, बोलती है आरओसी मुझे डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे दो आप, ठीक है। सो क्या चीजें इनएक्टिव कंपनी के लिए 3 क्राइटेरिया का ध्यान रखना है हमें। सबसे पहला, नॉट कैरिंग बिजनेस और ऑपरेशन, कोई भी बिजनेस कैरी ऑन नहीं कर रही है वो कंपनी, ओके मैम। फिर पिछले 2 साल से उसने ये 2 काम नहीं किए, पिछले 2 साल से ये 2 काम नहीं किए। कौन से काम नहीं किए? नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, जिसे हम क्या बोलेंगे, नो सेट, और नॉट फाइल्ड, कुछ भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया है लास्ट 2 ईयर्स से। क्या ये समझ आया है? सो इनएक्टिव कंपनी में 3 चीजें देखना है, या तो बिजनेस कैरी ऑन नहीं कर रहे हो, पिछले 2 साल से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया, और या फिर आपने सेट नहीं किया है पिछले 2 साल से। क्या ये डन है? तो उसे हम क्या बोलेंगे, इनएक्टिव कंपनी। और वो कंपनी जाएगी आरओसी के पास डोरमेंट का स्टेटस लेने के लिए। अच्छा, यहाँ पर आता है कि आखिरकार डोरमेंट का स्टेटस क्यों चाहिए और किसे जाना चाहिए डोरमेंट का स्टेटस लेने के लिए, तो ये बात यहाँ पर हम लोग देखेंगे। अगर आप कोई कंपनी बना रहे हो, रीजन क्या है? अभी आप कंपनी इसलिए बना रहे हो ताकि आप इस असेट को होल्ड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सोचो, मैं चाहती हूँ यहाँ पर कि मैं बहुत ही प्यारा सा ना मॉल बनाने वाली हूँ, अभी नहीं
बाद में, ठीक है, मॉल बनाने वाली हूँ, अभी नहीं बाद में, लेकिन है ना मुझे लैंड अभी है ना सही रीजनेबल प्राइसेस पे मिल रही है, तो मैं उस असेट को होल्ड करना चाहती हूँ, मैं उस लैंड को होल्ड करना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने क्या किया, कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी यहाँ पर, लेकिन मैं काम बाद में करने वाली हूँ, तो उस कंपनी को मैं अप्लाई करूंगी आरओसी के पास और मैं डोरमेंट का स्टेटस ले लूंगी। तो कोई भी पर्सन अगर कोई कंपनी फॉर्म करता है, रजिस्टर करता है इस एक्ट के अंदर, क्यों, फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट, या तो आप फ्यूचर में कोई प्रोजेक्ट करने वाले हो या फिर किसी असेट को होल्ड करने के लिए, ठीक है, आप कोई भी सेट नहीं करते हो, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं करते हो, तो वो कंपनी, ऐसी कंपनी, सच अ कंपनी, या फिर इनएक्टिव कंपनी, और अभी आपके दिमाग में आना चाहिए जैसे ही आप इनएक्टिव कंपनी सुनोगे, अभी अभी हम देख कर आए इनएक्टिव कंपनी क्या होता है, वो कंपनी या फिर इनएक्टिव कंपनी अप्लाई करेगी रजिस्ट्रार के पास और उसे क्या मिल जाएगा, डोरमेंट कंपनी का स्टेटस यहाँ पर मिल जाएगा। क्या ये डन है? ये जो वर्ड से डोरमेंट कंपनी और इनएक्टिव कंपनी को जनरली सिनोनियम्स की तरह यहाँ पर यूज किया जाता है। एम आई वेरी क्लियर ऑन दिस पॉइंट? डन है क्या? तो डोरमेंट कंपनी के लिए ध्यान रखना, व्हाट इज अ डोरमेंट कंपनी, सेक्शन 455 क्या बोलता है, ऐसी कोई कंपनी जिसको आपने फॉर्म किया है, रजिस्टर हुई है इस एक्ट के अंदर फ्यूचर में प्रोजेक्ट करने के लिए, ठीक है, कोई एसेट होल्ड करने के लिए, उसका कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है, वो कंपनी या इनएक्टिव कंपनी अप्लाई करेगी आरओसी के पास कि हे आरओसी हमें डोरमेंट का स्टेटस यहाँ पर दे दो, ठीक है जी। और इनएक्टिव कंपनी में 3 क्राइटेरिया। नेक्स्ट हम बहुत ही प्यारी सी कंपनी पढ़ने वाले हैं, विच इज गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी, नाम से लग रहा है गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूशन होगा, बिल्कुल। कोई भी कंपनी जिसमें अगर 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, कोई भी कंपनी जिसमें 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल कौन होल्ड कर रहा है, या तो सीजी होल्ड कर रहा है, या एसजी होल्ड कर रहा है, या फिर सीजी और एसजी मिलकर होल्ड कर रहे हैं, सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, तो कोई भी कंपनी जिसमें 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल या उससे ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट होल्ड कर रहा है, या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर होल्ड कर रहे हैं, तो उस कंपनी को हम गवर्नमेंट कंपनी यहाँ पर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है हमारी, ठीक है, ए लिमिटेड, अगर ए लिमिटेड में 55% पेड अप शेयर कैपिटल कौन होल्ड कर रखा है, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ने होल्ड कर रखा है, तो अभी ये ए लिमिटेड क्या हो जाएगी, ए लिमिटेड को आपको गवर्नमेंट कंपनी यहाँ पर बोलना पड़ेगा। या फिर समझो एक कंपनी है बी लिमिटेड जिसमें 30% पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड कर रही है बिहार गवर्नमेंट, ठीक है, और 41% पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये जो बी लिमिटेड है ये भी क्या हो जाएगी, ये बी लिमिटेड भी आपकी गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी यहाँ पर, बिकॉज मोर देन 51% पेड अप शेयर कैपिटल या तो सीजी होल्ड कर रही है या एसजी होल्ड कर रही है, दोनों मिलकर यहाँ पर होल्ड कर रहे हो। सो ये जो कंपनी है, यानी कि ये जो बी लिमिटेड है, ये प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है, ठीक है, यानी कि कहने से ये जो भी गवर्नमेंट कंपनी बनेगी, इट कैन बी प्राइवेट, इट कैन बी पब्लिक, जरूरी नहीं है कि ये प्राइवेट हो या पब्लिक हो। सो ये गवर्नमेंट कंपनी एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी फॉर्म हो सकती है और एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी फॉर्म हो सकती है। लेकिन एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर गवर्नमेंट कंपनी की कोई सब्सिडरी है तो उसे भी हम डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी मानेंगे, ठीक है, अगर गवर्नमेंट कंपनी की कोई सब्सिडरी है तो उसे भी आप लोग गवर्नमेंट कंपनी मानते हो यहाँ पर। क्या ये क्लियर है हमें? राधे वो हम आने वाले डोरमेंट कंपनी के चैप्टर में देखेंगे राधे, ठीक है। आई होप मैंने डाउट क्लियर कर दिया राधे। सेक्शंस में बताती हूँ, क्लियर है? अच्छा, क्या क्या एग्जाम्पशंस, अगर आप गवर्नमेंट कंपनी की तरफ फॉर्म होते हो तो क्या क्या एग्जाम्पशंस है, क्या क्या बेनिफिट है, हालांकि हम और डिटेल में देखेंगे बाद में, लेकिन कुछ ध्यान से देख लो। सबसे पहला नाम का एग्जाम्पशन है कि अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो उनका जो वर्ड होगा, जो नाम एंड होगा, जैसे पब्लिक कंपनी में क्या होता है बेटा, पब्लिक लिमिटेड होता है, प्राइवेट कंपनी में पब्लिक कंपनी में लिमिटेड होता है, प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड होता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि आपकी कंपनी कैसी गवर्नमेंट कंपनी है तो यहाँ पर आपके नाम में स्टेट अलाउड है, आप आपके नाम में क्या लिख सकते हो, स्टेट यहाँ पर लिख सकते हो, विच मीन्स गवर्नमेंट।
अच्छा, आपने एक और चीज देखी होगी कि मैक्सिमम डायरेक्टर्स 15 हो सकते हैं। कोई भी कंपनी, पब्लिक हो, प्राइवेट हो, ओपीसी हो, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं। पर मोर देन 15 डायरेक्टर्स है तो उसके लिए आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होता है। लेकिन क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी है तो यहाँ पे एग्जेम्पशन है। एग्जेम्पशन क्या है? आप 15 से ज़्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हो और आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे एसआर पास करने की ज़रूरत आपको नहीं होगी। क्या ये दोनों पॉइंट क्लियर हुए हमें? खुशी? बस बेटा होने ही वाला है, डोंट वरी। 2 घंटे का सेशन है ना हमारा। देखो समझो मेरी बात बेटा, गवर्नमेंट कंपनी प्राइवेट कैसे हो सकती है? किसका क्वेश्चन है ये? समीक्षा का। बताती हूँ। पहले गवर्नमेंट कंपनी का सेक्शन लिख दो। जो बच्चे कब से सेक्शन सेक्शन चिल्ला रहे हो, सेक्शन 2 क्लॉज 45 गवर्नमेंट कंपनी का सेक्शन है। अभी समझो, कोई भी कंपनी आपको यहाँ पर दिख रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कंपनी है हमारी बबलू प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, कंपनी क्या है? बबलू प्राइवेट लिमिटेड है। ठीक है, अगर इस बबलू प्राइवेट लिमिटेड में गवर्नमेंट होल्ड कर रही है, गवर्नमेंट ने सोचा कि इसमें मेरे को शेयर होल्डिंग लेनी है, तो गवर्नमेंट अगर 52% भी पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड कर रही है तो अब इसको आप क्या बोलोगे? अब इस बबलू प्राइवेट लिमिटेड को आप यहाँ पर गवर्नमेंट कंपनी बोलोगे। सो इट विल बी टर्म्ड एज गवर्नमेंट कंपनी। और इस तरीके से एक प्राइवेट कंपनी भी गवर्नमेंट कंपनी हो सकती है। एम आई वेरी क्लियर समीक्षा? आप ही का डाउट था ना? या फिर एक कंपनी है हमारी बदमाश लिमिटेड। ठीक है, बदमाश लिमिटेड मतलब कौन सी कंपनी हो गई मैम? पब्लिक कंपनी हो गई बदमाश लिमिटेड। इस बदमाश लिमिटेड में सोचा राजस्थान गवर्नमेंट क्या कर रही है? राजस्थान गवर्नमेंट होल्ड कर रही है 45% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड कर रही है 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। तो पार्टली भी अगर दोनों गवर्नमेंट मिलकर होल्ड कर रही है तो ये पब्लिक कंपनी भी कैसी हो जाएगी? गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी। मतलब चाहे प्राइवेट कंपनी हो चाहे पब्लिक कंपनी हो, अगर गवर्नमेंट की होल्डिंग 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल से ज्यादा है सो दैट विल बी टर्म्ड एज अ गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, यस गरिमा, थैंक यू। कंपनी लॉ इंटरेस्टिंग और मैं और इंटरेस्टिंग बनाती जाऊंगी आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ तक डन है क्या? अच्छा, कोई डाउट है तो यू कैन डेफिनेटली आस्क। एक बार बता दो कोई डाउट हो तो। डन है? अच्छा, एक बार जिसको सेक्शंस लिखने हैं यू कैन राइट। होल्डिंग कंपनी का सेक्शन लिख देते हैं पहले, दैट इज 2 क्लॉज 46। ठीक है, सब्सिडरी। ठीक है, आर दीज बेसिक्स मैम? किसकी बात कर रहे हो? नागा जोशी? ये सभी तक बेसिक है, फिर हम और डिटेल में पढ़ेंगे अगर आप ये पूछना चाह रहे हो तो। सो यस गाइस, दिस इज द एंड ऑफ आर चैप्टर। ये खत्म हुआ है हमारा चैप्टर आज का। ठीक है, एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, दैट इज ऑब्वियसली एन होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर मैं समझाऊंगी, बाकी आपके लिए होमवर्क है। स्टेट द कॉन्सिक्वेंसेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस गिविंग रीजंस फॉर योर आंसर्स। आपको बताना है इसमें क्या होगा। क्वेश्चन क्या बोला गया है यहाँ पर? अ प्राइवेट कंपनी हैज 210 मेंबर्स इन टोटल। एक प्राइवेट कंपनी में 210 मेंबर्स है टोटल में, आउट ऑफ विच 10 आर द एम्प्लॉयज ऑफ अ कंपनी, जिसमें से 10 क्या है? कंपनी के एम्प्लॉयज है। ठीक है मैम, 5 ऑफ दीज एम्प्लॉयज लीव द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, और इनमें से 5 एम्प्लॉयज ना एम्प्लॉयमेंट छोड़कर चले जाते हैं। तो क्या आपका आंसर चेंज होगा क्या? यू हैव टू टेल द कॉन्सिक्वेंस। जैसे ही प्राइवेट कंपनी आएगा, ध्यान रखो लिमिटेशन। हमने लिमिटेशन क्या देखा था यहाँ पर? मैक्सिमम 200 मेंबर्स होंगे और 200 के लिमिट में हम इंक्लूड नहीं करते एम्प्लॉयज और पास्ट एम्प्लॉयज। ये आपके 210 मेंबर्स हैं।
200 में से 10 कौन है यहाँ पर, एम्प्लॉयज हैं, सो ये 10 मेंबर्स विल नॉट बी काउंटेड क्योंकि ये एम्प्लॉयज हैं। और आपकी कंपनी कैसी होगी, प्राइवेट कंपनी होगी, ओके ये विल नॉट बी काउंटेड। अगर 5 मेंबर्स 5 एम्प्लॉयज छोड़कर भी चले जाते हैं, इफ 5 ऑफ दीज लीव द एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इनमें से 5 लेफ्ट भी कर जाते हैं एम्प्लॉयमेंट, तो क्या आपका आंसर चेंज होगा, नो हमारा आंसर चेंज नहीं होगा, आवर आंसर विल नॉट चेंज। अभी इसमें आपको पूरा एक्सप्लेन करना है, लिमिटेशन वाला पॉइंट एक्सप्लेन करना है, दैट पर्सन्स हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ कंपनी दे विल नॉट बी काउंटेड, एंड पर्सन्स हु आर फॉर्मली इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ कंपनी दे वर मेंबर्स एट दैट टाइम बट दे लेफ्ट द एम्प्लॉयमेंट, उन्हें भी हम काउंट यहाँ पर नहीं करने वाले हैं। परफेक्ट, ऑसम, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर्स दे रहे हो आप लोग। तो इस तरीके से ये आपका हुआ है होमवर्क, एंड दैट इज इट फ्रॉम दिस चैप्टर, और ये चैप्टर हमारा होता है समाप्त। अब बारी है उस चीज की जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है, राइट। सो बारी है किसकी, हमारे तूफानी से रिवीजन की, ठीक है। अभी बच्चे भी हमारे इतने तूफानी हैं तो रिवीजन भी बिल्कुल तूफानी होना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन द थ्योरी सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है रिवीजन करना, ठीक है। ब्लर हुआ क्या स्क्रीन, डोंट वरी, है ना, ब्लर हुआ है तो आवाज आ रही है ना, अभी सही हो जाएगा। यस, चैप्टर 2 इज ओवर। अच्छा सानिया, आप ऐसे बोलने वाले हो मैम इसके बाद भी बुक में कोई कंसेप्ट, आई अग्री ऑन दैट पॉइंट, बुक में इसके बाद भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो जो कॉन्सेप्ट है वो आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ने वाले, पूरा पूरा चैप्टर है उससे रिलेटेड। इसमें क्या हो रहा है ना, आपकी आईसीएसआई मॉड्यूल में लेंथ बढ़ाने के लिए चैप्टर्स के टॉपिक्स बहुत स्कैटर्ड है, ठीक है। टॉपिक्स अगर बाद में पढ़ाया जा रहा है तो भी आगे दे रखा है, टॉपिक्स स्कैटर्ड है, सेकेंडली टॉपिक्स रिपीटेड है, इसलिए बच्चों को समझ नहीं आता है। तो ये जो टॉपिक्स है वो हम एनीवेज बाद में पढ़ने वाले पार्ट बी में, और उसी से रिलेवेंट है, तो यहाँ पर इसका कोई भी सेंस नहीं बनता है, दैट इज वाई आई हैव नॉट कवर्ड ईयर। और वो सारी की सारी चीज़ें कवर होगी, डू नॉट वरी, मैं बार बार कह चुकी हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यू हैव टू ट्रस्ट, अगर आप बार बार वही सेम क्वेश्चन पूछने वाले हो तो बच्चा लोग आपको भी समझना पड़ेगा कि आपकी फैकल्टी यहाँ पर आपको सब कुछ कवर करवाने वाली है। मॉड्यूल में पॉइंट्स है मुझे पता है, पर वो आगे पढ़ोगे क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ स्कैटर्ड है। अगर मैं तुम्हें अभी पढ़ाऊंगी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट क्या होता है उसके लिए एक अलग लेक्चर है, पूरा चैप्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में, ठीक है। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने दिसंबर वाला भी बैच लिया है, आस्क फ्रॉम देम ना कि कैसे पढ़ाया जाता है, क्या सब कुछ कवर होता है या नहीं होता, अगर आपको आपके टीचर पे भरोसा नहीं है तो। लेकिन मैं एक चीज़ हमेशा कहूँगी बच्चा, जिससे आप पढ़ रहे हो उस उनको आपको उनके ऊपर भरोसा करना पड़ता है, ठीक है। यू हैव टू ट्रस्ट योर टीचर्स, ऑब्वियसली इफ दे आर स्टैंडिंग हियर दे हैव मच मोर एक्सपीरियंस देन यू, उन्हें ज़्यादा पता है, ज़्यादा नॉलेज है, जस्ट ट्रस्ट देम, एंड जितना पढ़ाया जा रहा है कम से कम उतना अच्छे से पढ़ो, ठीक है। यस गौरव, एग्जैक्टली। SBI की क्लासेस नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगी गरिमा और बाकी जितने भी बच्चों का डाउट है। सो आई होप लेट अस स्टार्ट द तूफानी सा रिवीजन। तो आंखें बंद, कॉन्सेप्ट दिमाग में रिकॉल करोगे और स्टार्ट करते जाओगे। क्या मेरे साथ हो? अभी इतनी जोरों शोरों से रिवाइज करना है कि एक एक कॉन्सेप्ट इधर बैठना चाहिए, एंड आई एम गोइंग टू आस्क यू कि कितना आप रिकॉल कर पा रहे हो। मुझे बस एकदम जोरों शोरों से रिवीजन चाहिए, नो मैटर व्हाट, एकदम शांति से। सो आगे बढ़, ट्राई टू रिकॉल द कॉन्सेप्ट वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम प्राइवेट कंपनी। व्हाट इज अ प्राइवेट कंपनी? सेक्शन 2 क्लास 68 बताते हैं प्राइवेट कंपनी ऐसी कंपनी जहां पर मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड आर्टिकल्स में 3 चीजें होती है, लिमिटेशन, प्रोहिबिशन, रेस्ट्रिक्शन। LPR, एल से लिमिटेशन, मैक्सिमम 200 मेंबर्स होते हैं। इन 200 मेंबर्स जॉइंट शेयर होल्डर्स एल बी कंसिडर्ड एज 1। एम्प्लॉयज काउंट नहीं होंगे, पास्ट एम्प्लॉयज काउंट नहीं होंगे। P से प्रोहिबिट करता है, किस चीज का प्रोहिबिशन है? टू मेक इन्विटेशन
इन्फॉर्मेशन टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज ऐसे रेस्ट्रिक्ट करता है टू ट्रांसफर द शेयर्स ऑफ अ कंपनी, ठीक है। आफ्टर दैट हम लोगों ने पढ़ा पब्लिक कंपनी यानी कि 2 क्लॉज 71। 2 क्लॉज 71 में पब्लिक कंपनी क्या बोलते हैं? पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन प्राइवेट कंपनी जिसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल है एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड यहाँ पर। फिर हम लोगों ने देखा कि पब्लिक कंपनी में शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, एनी सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी विल बी डीम्ड पब्लिक कंपनी यहाँ पर। अच्छा, आफ्टर दैट हम लोगों ने कौन सी कंपनी देखी थी? पब्लिक कंपनी के बाद वी हैव सीन द होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, बट बिफोर दैट स्मॉल कंपनी पे आ जाते हैं। स्मॉल कंपनी जैसे ही आएगा मींस अदर देन पब्लिक कंपनी। 2 एरोज बनेंगे, पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर। पेड अप शेयर कैपिटल मैक्सिमम 4 करोड़ है एंड टर्नओवर मैक्सिमम 40 करोड़ है। सीजी चाहे तो 4 करोड़ की लिमिट को इंक्रीज करके 10 करोड़ कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो 40 करोड़ की लिमिट को इंक्रीज होकर हर के 100 करोड़ कर सकती है, पर ध्यान रहे 4 करोड़ और 40 करोड़ अभी प्रेजेंट में लिमिट है। इस लिमिट के हिसाब से ही यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस, यानी दोनों ही लिमिट्स को, दोनों ही कंडीशंस को आपको साइमल्टेनियसली यहाँ पर फुलफिल करना रहेगा, ठीक है। स्मॉल कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी मतलब हमेशा प्राइवेट कंपनी रहेगी। 3 कंपनी पे स्मॉल कंपनी की प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होते, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी या ऐसी कंपनी जो किसी भी स्पेशल एक्ट के अंदर बनी है। आफ्टरवर्ड्स हमने देखा था होल्डिंग कंपनी क्या होता है, सेक्शन 2 क्लॉज 46 बताता है होल्डिंग कंपनी के बारे में। होल्डिंग कंपनी जो कंट्रोल कर रही है किसी दूसरी कंपनी में, इसके लिए हमें सब्सिडरी कंपनी देखना पड़ेगा। सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज 87। सब्सिडरी कंपनी मतलब ऐसी कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी जो यहाँ पर क्या करती है, इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी जिसके अंदर कोई दूसरी कंपनी एटलीस्ट 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर होल्ड कर रही है। यहाँ पर एटलीस्ट नहीं, मोर देन 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर आप होल्ड कर रहे हो, मतलब 51% ऑफ वोटिंग पावर होल्ड कर रहे हो, या फिर आप कंट्रोल करते हो कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो वो कंपनी सब्सिडरी कंपनी हो जाएगी। व्हेन यू से कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स को आप यहाँ पर अपॉइंट कर रहे हो। अच्छा, एसोसिएट कंपनी पे जाए तो एसोसिएट कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिसमें किसी दूसरी कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। When I say significant influence है मतलब एटलीस्ट 20% ऑफ वोटिंग पावर होल्ड करो बट लेस देन 50%। एसोसिएट कंपनी इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर मतलब 50-50%। अच्छा, अगर ऐसी कोई कंपनी है जो 100% वोटिंग पावर होल्ड कर रही है किसी दूसरी कंपनी में, उसे हम होली ओन्ड सब्सिडरी यहाँ पर बोलेंगे। आफ्टरवर्ड्स वी हैव सीन डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी मतलब क्या हो गया है, ऐसी कंपनी जिसको आपने फॉर्म किया है, रजिस्टर्ड हुई है यहाँ पर फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट टू होल्ड एन एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जिसका कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है। वो कंपनी या इनएक्टिव कंपनी अप्लाई करेगी आरओसी के पास डोरमेंट कंपनी के स्टेटस के लिए। सेक्शन 455 है। इनएक्टिव कंपनी मतलब 3 चीजें आनी चाहिए, ऐसी कंपनी जो कोई बिजनेस और ऑपरेशन कैरी नहीं कर रही है, जिसने पिछले 2 साल से ये 2 काम नहीं किए हैं। सबसे पहला क्या नहीं किया, आपने सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं किया, एंड दूसरा पिछले 2 साल से आपने कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया है। आप इनएक्टिव कंपनी आप अप्लाई कर सकते हो आरओसी के पास। आफ्टरवर्ड्स हमने गवर्नमेंट कंपनी देखा। गवर्नमेंट कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिसमें 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज ईदर हेल्ड बाय सीजी स्टेट गवर्नमेंट और पार्टली बाय बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कंपनी आपकी पब्लिक भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है। हालांकि अगर गवर्नमेंट कंपनी की कोई सब्सिडरी है, इट विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी। स्वाहा हुआ है हमारे आज के लेक्चर का और आज के चैप्टर का। इज इट डन? Were you guys able to revise with me all of that concept जो मैंने आपको पढ़ाया है? क्या हम रिवाइज कर पा रहे थे क्या? फटाफट से मुझे बता दो। हमारा एक फायर इमोजी है, ये आग है ना, आग लगा दी क्या हमने? जरा बता दो मुझे, क्या आग लगा दी क्या? क्या रिवाइज कर पाए हो तूफानी तरीके से? सॉरी। ध्यान रखना है, तूफानी रिविजन ना आपका ब्रह्मास्त्र जैसा है कि जितना भी हमने 1.5 घंटे में पढ़ा है, वी ट्राई टू रैप अप ऑल दीज इन द लास्ट 10 मिनट्स, ठीक है? ग्रेट, ऑसम। चलो बढ़िया बढ़िया हो गया है बहुत हमारा। तो फाइनली हमारे 2 चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं, हमारे चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। व्हाट आई विल इंसिस्ट यू कि इसे रेगुलर बेसिस पे आप लोग रिवाइज करते रहना, ठीक है? इसका रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड प्लीज़ गाइज यू हैव टू मेक अ सेक्शन लिस्ट। अगर आप चाहते हो कि आपको एग्जामिनेशन लानी है, अगर आप चाहते हो मैम सेक्शंस कैसे याद करें शुरू से लेकर एंड तक, आपको सेक्शन लिस्ट मेरे साथ साथ लेक्चर के साथ बनाना है। कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लेक्चर के बाद नहीं लेना है, बिकॉज इन द वेरी स्टार्टिंग आई हैव टोल्ड यू कि लॉ को मैं समझाऊंगी, तुम्हें याद भी मैं ही करवाऊंगी, लिखना कैसे है वो भी मैं ही बताऊंगी, एंड मैं वो कर रही हूँ। बट येस, रिविजन मुझे आप सभी की साइड से चाहिए।
ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर लव। वन मोर थिंग, SBIL की क्लासेस कब से होगी, ये डाउट आपका आ रहा है। सो मैं बता देती हूँ, नेक्स्ट क्लास मतलब नेक्स्ट वीक से आपकी कंपनी लॉ और SBIL की क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। ये थोड़ा इनिशियल फेज है, आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना आए, इसलिए हम थोड़ा सा पहले कम सब्जेक्ट्स ले रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट वीक से आपका कंपनी लॉ और SBIL भी स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही होगा आपके पास प्लानर आ जाएगा PW ऐप में, यू विल बी गेट नोटिफाइड एंड यू विल गेट टू नो अबाउट दैट, ठीक है। राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करें साम्या, मैंने क्वेश्चन लिखकर आपको कितनी बार बताया है कंपनी लॉ में, मैंने बताया है ना कैसे करना। और आप DPP से आप खुद से राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको ऐप में एक डेली प्रैक्टिस पेपर भी मिलेगा रेलिवेंट टू दैट चैप्टर, और उस चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। इफ यू डोंट नो अबाउट दैट, PW ऐप पे आपको एक DPP PDF मिलेगा, जिसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, पास्ट ईयर क्वेश्चंस और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड साथ ही साथ उसके आंसर्स मिलेंगे। सो व्हाट यू कैन डू इज साम्या, आप एक आंसर रोज लिखो, ठीक है, कोई भी एक आंसर रोज लिखो ताकि आपको आदत हो जाएगी। नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट द हैंड रिटन नोट्स, अगर किसी बच्चे का अरे दीदी हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे क्या, तो बेटा नहीं, ये वाले नोट्स जो PPT नोट्स हैं और जो नोट्स हैं, दीज आर मोर देन सफिशिएंट, तो आप इन्हीं से पढ़ो। बहुत ज़्यादा मटेरियल के लिए इधर उधर भागो मत, है ना, जो मटेरियल है स्टिक टू दैट मटेरियल और उसी को पढ़ो। कहीं आपने सुना होगा कि 10 अलग अलग चीज़ें पढ़ने से अच्छा है कि आप एक ही मटेरियल को 10 बार पढ़ो, वही है। ये नोट्स बहुत प्यारे, बहुत अच्छे, इसमें सब कुछ कंसाइजली कवर्ड है। अगर कभी कुछ मुझे लगेगा तो मैं हैंड रिटन अपने ही हाथों से लिख कर बताऊंगी और वो चार्ट्स आपके पास मिल जाएंगे, ठीक है। सो आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स को यहाँ पर क्लियर किया है बच्चा लोग। प्लीज़ लेट मी नो कि आपके लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। यू कैन गिव योर रेटिंग्स फॉर श्योर एंड लेट मी नो योर रिव्यूज। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, थैंक यू सो मच फॉर पेशेंसली लिसनिंग, एंड आई नो यू गाइज आर गोइंग टू मेक इट। सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। खूब खूब अच्छे से पढ़ो, जस्ट मेक योर सेल्फ प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक मी प्राउड। बाय बाय।